एस्टा, जो डेक्लान के घर के लिए एक संकटमोचन जादूगर है और ऐसा करने के लिए एक टून चुरा लेता है। उसे हथियारों द्वारा ट्रैक किया जाता है, लेकिन वह उन सभी को खत्म कर देता है। आखिरी आदमी को छोड़ देता है ताकि वह उसे यातना दे सके और उससे जानकारी निकाल सके। ए शिकारी को अपनी जादुई शक्ति से पकड़ लेता है, उससे पूछता है कि महत्वपूर्ण पुस्तक का उपयोग कैसे करें, लेकिन वह बताता है कि उसे नहीं पता। ए को एहसास होने लगता है कि डेक्लान खुद उस पुस्तक की कीमत नहीं जानता है, क्योंकि अगर उसे पता होता तो वह उसे किसी जंग लगे तहखाने में नहीं दबाता। हालांकि वे फिर भी उसके पीछे भागते हैं। हालांकि डेक्लान खुद नहीं जानता कि पुस्तक का उपयोग कैसे किया जाता है। शिकारी ए को सुझाव देता है कि वह पुस्तक उसे सौंप दे ताकि वह घर के मुखिया से दया की भीख मांग सके। ए प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और शिकारी को बताता है कि वह उसे खत्म करने जा रहा है। अचानक उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है और उसे पोर्टल से एक भयानक और भारी आभा निकलती हुई महसूस होती है। यह आभा एक शांत दिखने वाले व्यक्ति से आ रही है जो एक बेत पकड़े हुए है। जाहिर तौर पर वह फेन डेक्लान है, जो डेक्लान घर का मुखिया है। फेन एस्टा से कहता है कि वह किताब वापस चाहता है और उसके बाद वे थोड़ी देर बात कर सकते हैं। एस्टा अपने सामने खड़ी शक्ति से अभिभूत है। वह 10 साल से अधिक समय से एक संकटमोचक रहा है और उसने उनमें से आधे साल डेक्लान घर के साथ बिताए हैं, लेकिन यह पहली बार है जब वह घर के मुखिया पर अपनी नजर डालेगा। हाउस डेक्लान पूर्वी महाद्वीप का शीर्ष जादुई परिवार है और ऐसी अफवाहें हैं कि घर का मुखिया अपने इतिहास में सबसे मजबूत जादूगर है। ए को पता है कि फारिन कितना खतरनाक है, लेकिन वह इसे शांत रखने का फैसला करता है। एस्टा फारिन से पूछता है कि क्या वह किसी और की लूट को लेने में दिलचस्पी रखता है, जो एक बेशर्म हरकत है। यह सुनकर फारिन हंसता है, लेकिन एस्टा घबरा जाता है क्योंकि वह जानता है कि घर के मुखिया के खुद मौजूद होने का क्या मतलब है। एस्टा को यह स्वीकार करने पर मजबूर होना पड़ता है कि फारिन के पास अब तक का सबसे जबरदस्त ऑरा है। फारिन एस्टा को बताता है कि वह उसे आसानी से मार सकता है और उससे किताब छीन सकता है, लेकिन वह चाहता है कि वे आपस में बात करें। फारिन एस्टा से कहता है कि वह चाहता है कि वह हाउस डेक्लान के लिए काम करने वापस आ जाए। वह उससे वादा करता है कि अगर वह वापस आकर किताब भी उसे सौंप दे तो वह अपने सारे पाप भूल जाएगा। फेन मानता है कि एस्टा में अद्भुत प्रतिभा है और वह नहीं चाहता कि यह बर्बाद हो जाए। फारिन इस तथ्य से प्रभावित है कि एस्टा ग्रे जोन से है, लेकिन वह वास्तव में प्रभावी तकनीकों में महारत हासिल करने में कामयाब रहा है। फारिन अपने प्रस्ताव को मीठा बोलता है। एस्टा से कहता है कि अगर वह हाउस डेक्लान की मदद लेता है तो वह वास्तव में ऊंची उड़ान भर सकता है। घर वापस आने से उसे क्या क्या हासिल हो सकता है, यह बताने के बाद फारिन सबसे महत्वपूर्ण बात के साथ बात खत्म करता है, जो कि किताब को वापस करना है। तभी एस्टा फारिन से कहता है कि वह उसकी शर्तों से सहमत है और फारिन राहत की सांस लेता है। हालांकि एस्टा फारिन को बताता है कि उसकी एक शर्त है। तभी एस्टा सबसे क्रूर चीज की मांग करता है। वह फारिन से कहता है कि वह घर की गद्दी उसे सौंप दे और वह किताब उसे वापस करने पर विचार कर सकता है। यह दिखाने के लिए कि वह कितना क्रूर है, एस्टा उस आदमी को खत्म कर देता है जिसे उसने बंधक बना रखा था। यह बात फारिन को गुस्सा दिलाती है और वह एस्टा को बताता है कि उसने जो रास्ता चुना है उसकी वजह से उसकी मौत हो सकती है। एस्टा जानता है कि फारिन गलत नहीं है, लेकिन फिर भी वह फारिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि वह उनकी ताकत में अंतर को मापना चाहता है। फारिन आसानी से एस्टा के नीले हमले को अपनी लाल ढाल से रोक देता है। तब फारिन को एहसास होता है कि उसे एस्टा को सबक सिखाना होगा ताकि उसे एहसास हो कि वे एक ही स्तर के नहीं हैं। शांत खड़े होकर ऑरा फॉर्मिंग करते हुए फारिन एक शक्तिशाली जादुई विस्फोट करता है जिससे एस्टा पीछे की ओर चला जाता है। एस्टा हमले में लगभग जल जाता है, लेकिन वह किस्मत से बच जाता है। आखिरकार उसे एहसास होता है कि घर के मुखिया के पास किस तरह की शक्ति है। उसे उस पर हमला करने का एक भी मौका नहीं मिलता और जैसे ही फारिन को पता चलता है कि वह सोच में डूबा हुआ है, वह उस पर एक और हमला करता है। फारिन उसे बताता है कि उसकी ताकत को मापने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है। एस्टा जल्द ही खुद को एक शक्तिशाली जादुई हमले का सामना करते हुए पाता है जिससे वह बच नहीं सकता। वह चकनाचूर हो जाता है, लेकिन फारिन रुक जाता है और एस्टा को यह बता देता है। वह एस्टा से कहता है कि वह उसे मारने के लिए तैयार नहीं है, बस बात करना चाहता है। एस्टा उससे पूछता है कि अगर वह आखिरकार हाउस डेक्लान में वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है तो क्या होगा। फारिन जवाब देता है कि वह उस पर विश्वास नहीं करेगा। एस्टा खुश है कि फारिन को यह पता है और चूंकि वे दोनों चीजों को लेकर स्पष्ट हैं, एस्टा एक और जादुई हमला करता है। एस्टा फारिन से कहता है कि वह किसी के लिए दूत और कुत्ता बनना बंद कर चुका है। एस्टा जादुई हमले में अपना सब कुछ झोंक देता है और बिजली की तरह जल जाता है। वह फारिन की ओर झपट्टा मारता है और हमला शुरू कर देता है, जबकि फारिन से कहता है कि वह केनेल में वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। एस्टा का सबसे बड़ा जादुई हमला भी फारिन के डिफेंस को भेदने में नाकाम रहता है और फारिन आखिरकार उसे दिखाने की तैयारी करता है कि ताकत कैसी दिखती है। एस्टा को पता चलने से पहले ही उस पर एक ताकतवर जादुई हमला होता है जिससे वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है। जब तक वह अपनी आंखें खोलता है, फेन उसके ऊपर खड़ा होता है और उसे नीचे देखता है। फारिन उससे पूछता है कि क्या उसने आखिरकार देख लिया है कि असली ताकत कैसी दिखती है। एस्टा मानता है कि फेन काफी ताकतवर है और चूंकि फारिन चाहता है कि वे बात करें, एस्टा उससे पूछता है कि क्या वह उसे फिर से संकटमोचन बनने की अनुमति देने के लिए तैयार है। फारिन तब एस्टा से कहता है कि वह चाहता है कि वह एक संकटमोचन से कहीं ज्यादा हो। जाहिर तौर पर वह चाहता है कि वह मोक्शन परिवार का मुखिया बने। फेन द्वारा पेश किए जा रहे प्रस्ताव को सुनकर एस्टा हैरान रह जाता है क्योंकि हाउस डेक्लान सिंहासन के लिए चुनौती देने के लिए भी काफी ताकतवर है। एस्टा को पता चलता है कि वे उसे मोक्षान परिवार के मुखिया के रूप में चाहते हैं ताकि वह उनके एक जागीरदार घराने के रूप में उनसे निष्ठा की शपथ ले सके। एस्टा को आखिरकार पता चल जाता है कि फारिन का असली लक्ष्य क्या है। वह अपने स्टोरेज स्पेस में जाता है और वह किताब निकालता है। यह देखकर फेरन मुस्कुराता है और एस्टा से कहता है कि वह वास्तव में उसे और किताब को चाहता है। फेरन खुश है कि एस्टा आखिरकार सही चुनाव कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह किताब लेने वाला होता है, एस्टा उसे आग लगा देता है,
जिससे फेरन हैरान रह जाता है। फेन को उससे पूछने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि वह क्या कर रहा है और एस्टा उसे बताता है कि उसे देने का कोई इरादा नहीं था। फेरन एस्टा को आश्वस्त करता है कि वह बहुत भयानक मौत मरने वाला है। एस्टा तब खुलासा करता है कि वह पैसे के लिए संकटमोचन नहीं बना था। जाहिर तौर पर एस्टा इस बात से नाराज है कि उसके एक साथी को डेक्लान के युवा मास्टर ने निषिद्ध जादू का उपयोग करके खा लिया। घटना घटित होने के बाद डेक्लान ने इसे छिपा दिया। फेरन यह सुनकर हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि एस्टा बदला लेने के लिए उनके पीछे पड़ा है। ए ने यह कहते हुए स्थिति साफ कर दी कि वह केवल अपने मृत साथियों के लिए न्याय चाहता है। एस्टा फेरन को यह भी बताता है कि वह अपनी हालिया लकीर को सेवानिवृत्ति का कार्य मानता है। एस्टा ने बताया कि ये उसके आखिरी शब्द हैं। बोलने के बाद फेन ने उसे आग लगा दी और एस्टा को अपने फैसले पर पछतावा करने के लिए कहा। हालांकि एस्टा जलते हुए फारेन पर चिल्लाता है और कहता है कि उसे पछतावा करने के लिए कुछ भी नहीं है। एस्टा ये सब तब तक फेंकने के लिए तैयार था जब तक कि वह हाउस डेक्लान के लिए काम पर वापस नहीं जाता। जैसे ही आग उसे भस्म कर देती है, एस्टा इसे स्वतंत्रता मानता है और वह कसम खाता है कि अगर उसे कभी पुनर्जन्म का मौका मिला तो वह अपना बदला सही तरीके से लेगा। अचानक एस्टा को कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे समय रुक गया हो। एस्टा पूरी तरह से भ्रमित है, लेकिन किसी कारण से उसके हाथों में अभी भी वह किताब सक्रिय है। एस्टा को अपने पूरे शरीर पर जादुई घेरे दिखाई देते हैं और बेहोश होने से पहले वह यही आखिरी चीज देखता है। जब एस्टा अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को एक कूड़ेदान वाले क्षेत्र में पाता है जहां वह एक भिखारी है। वह चारों ओर देखता है और उसे एहसास होने लगता है कि वह किसी तरह अतीत में लौट आया है। वह उस समय में वापस चला गया है जब वह ग्रे जोन में एक बच्चा था। एस्टा एक झील के पास जाता है जहां वह अपने प्रतिबिंब को देखकर यह पुष्टि करता है कि वह वास्तव में वही है, लेकिन खुद का एक छोटा संस्करण है। उसके सीने पर आग का निशान अभी भी है, भले ही वह समय में वापस चला गया हो। उसे नहीं पता कि वह अतीत में कैसे लौट आया, लेकिन उसे यकीन है कि किसी तरह से उस टॉम का जादू शामिल था। वह यह भी पता लगाता है कि घर के मुखिया के लिए वह टॉम वास्तव में महत्वपूर्ण होनी चाहिए, तभी उसने उसका पीछा किया होगा। हालांकि टॉम के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, इसलिए वह वास्तव में नहीं जानता है। चूंकि वह अतीत में लौट आया है और उसे एक और मौका दिया गया है, एस्टा का मानना है कि अब उसके लिए वह समय आ गया है जब वह जो हासिल करना चाहता था उसे हासिल करना चाहिए। वह अपने मिशन और उद्देश्य के बारे में सोचता है, जो उसके साथी का भी मिशन और उद्देश्य था। ए और उसके साथी ने एक बार इस बारे में बातचीत की कि वे निम्न वर्ग में क्यों हैं। उनके साथी ने उन्हें बताया कि अगर वे शिक्षित होते तो उनका जीवन बहुत बेहतर होता। वे उन अमीर लोगों के गुलाम नहीं होते जो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से ए ने सेवानिवृत्त होने की योजना बनाई ताकि वह एक पुस्तकालय बना सके। एस्टा एक ऐसी लाइब्रेरी बनाना चाहता है जहां पैसे, हैसियत या लिंग से परे कोई भी व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के किताबें पढ़ सके। असल में वह एक टावर बनाकर इसे और भी बेहतर बनाना चाहता है। उसे टावर की जरूरत नहीं है, लेकिन वह इसे सिर्फ इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि यह होना चाहिए। इसके अलावा वह अपनी किताब के पहले पन्ने पर डेक्लान हाउस की गुप्त तकनीक को लिखने की योजना बना रहा है, जिससे ग्रे जोन के सबसे गरीब लोग भी उस रहस्य तक पहुंच सकें। वह पहले से ही कल्पना कर रहा है कि यह कितना भयानक होने वाला है, लेकिन अब बस यही बाकी है कि वह मैनुअल कैसे हासिल करेगा। वह अपनी इस दुष्ट योजना का आनंद ले रहा है कि अचानक एक लात उसके गाल पर पड़ती है। वह मुड़ता है और देखता है कि एक गुस्से में आदमी उससे पूछ रहा है कि वह कहाँ था। वह एस्टा को लात मारता रहता है, ये कहते हुए कि वह उसके लिए अपनी सीट सुरक्षित रख रहा था, लेकिन वह कहीं नहीं था। एस्टा को उस कमीने को याद नहीं आ रहा है जिसने उसे पंचिंग बैग में बदल दिया है। एस्टा किसी को अपने साथ कूड़े की तरह पेश आने की अनुमति नहीं दे सकता है और वह उस आदमी का पैर पकड़ लेता है। वह उस आदमी को बताता है कि उसने उसे 7 बार मारा है, लेकिन वह उसे 70 बार जवाब देने की योजना बना रहा है। आस्था उस आदमी को सीने पर घूंसा मारता है, लेकिन उसका शरीर कमजोर होता है और उसकी कलाई में मोच आ जाती है। आ को यह देखकर झटका लगता है, लेकिन वह अभी भी हैरान है कि क्या हुआ। उसे फिर से चेहरे पर घूंसा लगता है। आदमी आस्था को फिर से पीटना शुरू कर देता है। आ को लात मारने में बहुत दर्द होता है, इसलिए वह रो पड़ता है। पिटाई तब तक चलती है जब तक कि आ को मौका नहीं मिल जाता और वह उस आदमी को झील में धकेल देता है। इससे पहले कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो पाता, आस्था भाग जाती है। आदमी पानी से बाहर आता है और उससे पूछता है कि वह क्यों भाग रहा है। आस्था बस जवाब देती है कि वह भाग नहीं रहा है बल्कि एक चाल चल रहा है। वह उस आदमी को भरोसा दिलाता है कि वह उसका चेहरा याद रखेगा। वह वादा करता है कि वह उस पर किए गए सभी वारों को दिल से याद रखेगा। चूंकि वह एक अनुभवी संकटमोचन था और हार मान लेना उसके शब्दकोश में नहीं है, इसलिए वह अपना बदला लेगा। वह एक गली में छिप जाता है और अपनी मोच आई कलाई को देखता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका शरीर इतना कमजोर है क्योंकि यह सिर्फ एक मुक्का मारने से टूट गया है। इस बीच एस्टा अपने सपने को छोड़ने और अपने कमजोर और बेकार शरीर को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करता है। अचानक लाल आंखों वाला एक बच्चा एस्टा से पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है। एस्टा ये देखकर चौंक जाता है और लड़के से पूछता है कि क्या वह उसे जानता है। लड़का बस जवाब देता है कि उसे नहीं पता कि वह कौन है। ए इतना ही कह सकता है क्योंकि बच्चा एक कुलीन बच्चे की तरह दिखता है। वह मानता है कि वह सत्ता संघर्ष के दौरान प्रतिष्ठा से गिर गया होगा। ए उस लड़के को चलता फिरता सुंदर बम बताता है। फिर वह लड़का खुद को डेमियन के रूप में पेश करता है। ए हैरान है कि एक डरावना बच्चा उसे क्यों घूर रहा है और उसे कुछ बता रहा है। उसे उससे पूछने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या वह मानसिक रूप से स्थिर है। डेमन ये कहकर जारी रखता है कि उसकी मां नहीं है और ए इसे ये कहकर पूरा करता है कि उसके पास कोई पिता नहीं है क्योंकि वे इस प्रतियोगिता में है कि सबसे अच्छा अनाथ कौन है। आ ने सुझाव दिया कि वे अलग हो जाएं क्योंकि वह स्पष्ट रूप से डेमियन जैसे टिक टिक करते टाइम बम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। कुछ देर बाद डेमन खड़ा रहता है और एस्टा पहले से ही डर चुका होता है।
उसे डेमियन से पूछना पड़ता है कि वह जा रहा है या नहीं। हैरानी की बात है कि डेमन उसे बताता है कि वह उसके साथ जा रहा है। एस्टा के दिमाग में कुछ उसे बच्चे को थप्पड़ मारने के लिए कहता है, शायद इससे उसे होश आ जाए। हालांकि वह डेमन को उससे दूर जाने के लिए कहता है। तभी डेमन उसके सिर को छूता है क्योंकि उस पर चोट लगी है। डेमन उसे विश्वास दिलाता है कि वह उसे ठीक कर सकता है। अपने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान के साथ वह एक चमकता हुआ जादू का घेरा बनाता है जिससे उपचार के कण निकलने लगते हैं। एस्टा को शुरू में लगता है कि यह एक जादुई स्पर्श है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वह गलत है। वह जो देख रहा है वह जादुई स्पर्श नहीं है, बल्कि उपचार की रोशनी है। यह हाउस ब्लेंडर की एक गुप्त तकनीक है। जाहिर तौर पर हाउस ब्लेंडर हाउस डेक्लान की वजह से गिर गया। एस्टा को विश्वास नहीं हो रहा है कि वह खुद को किसी खतरनाक चीज में उलझा चुका है। एस्टा को आश्चर्य होता है कि ब्लेंडर का बच्चा ग्रे जोन में क्यों है। उसे पता चलता है कि ब्लेंडर परिवार अभी भी मजबूत होना चाहिए। अपने विचारों में खोए हुए एस्टा डेमियन को उसके नाम से पुकारता है और वह उत्साहित होकर अपनी दूसरी आंख दिखाता है जो हरे रंग की है। मूल रूप से उसकी दो आंखों का रंग अलग अलग है। बच्चे की आंखों को देखकर एस्टा को एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद आती है जो वह भूल गया था। अजीब आंखों वाला बच्चा वह था जो बाद में ब्लेंडर का राक्षस बना। वह पागल कसाई था जो मारने की कोशिश करने पर भी नहीं मरता था। डेमियन द्वारा एस्टा को ठीक करने के बाद वह एक सामान्य बच्चे की तरह चींटियों को गिनने के लिए जमीन पर झुक जाता है, जिससे एस्टा पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। प्रतिगमन से पहले जब वह अभी भी एक संकटमोचन था तो उसे और उसके साथियों को डेक्लान परिवार से ब्लेंडर परिवार के पास जाने का आदेश मिला। जाहिर तौर पर ब्लेंडर परिवार को मदद की जरूरत थी क्योंकि उनकी संपत्ति में एक राक्षस था। जब एस्टा और उसके साथी वहां जा रहे थे तो उन्हें लगा कि राक्षस एक राक्षस या उससे मिलता जुलता कुछ होगा। हालांकि जब वे एस्टेट पहुंचे तो वहां एक भयानक दृश्य था। डेमियन लोगों को ऐसे चीर रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। डेमियन लगातार जादू कर रहा था और पागलों की तरह हंस रहा था। यहीं से उसे ब्लेंडर का राक्षस नाम मिला, एक कसाई जो मारने की कोशिश करने पर भी नहीं मरता। आने जो कुछ भी याद किया था उसे भूलकर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उसे आश्चर्य हुआ कि ब्लेंडर परिवार का एक प्रत्यक्ष वंशज उसके सामने क्यों है। वह मूल रूप से घर का एकमात्र उत्तराधिकारी है, जिससे यह अजीब हो जाता है कि वह ग्रे जोन में है। तभी डेमियन एक अजीब सुझाव देता है। वह एस्टा से कहता है कि उन्हें खाना चाहिए। डेमन कहता है कि उसकी मां ने उसे बताया है कि उसे स्वस्थ रहने के लिए खाना चाहिए और वह एस्टा की कमजोरी को इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराता है कि वह नहीं खा रहा है। एस्टा के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि बच्चा वास्तव में जो कह रहा था उसके बारे में सही है। एस्टा फिर उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई पैसा है। डेमन हाँ कहता है और वह सोने के सिक्कों से भरा एक थैला लाता है। यह देखकर आ का चेहरा खुशी से चमक उठता है और वह तुरंत घोषणा करता है कि वह और डेमियन दोस्त हैं। डेमियन अचानक हुई दोस्ती से हैरान है, लेकिन एस्टा बच्चे के साथ अपनी चाल चलने में कामयाब हो जाता है। फिर वह उसे बताता है कि दोस्त आमतौर पर अपनी चीजें आपस में शेयर करते हैं। डेमन उसकी चाल में आ जाता है और उसकी बात मान लेता है। आ सुझाव देता है कि उन्हें कुछ खाना चाहिए और डेमन मान जाता है। खाना खाने के बाद वे एक आश्रय में चले जाते हैं। आ का पेट भोजन से भर जाता है जो पहले कभी नहीं हुआ था। डेमन को आश्चर्य होता है कि जिस घर में वे खाना खाते हैं उसके ऊपर एक घर है। वह बाहर सो रहा था और उसने अचानक उल्लेख किया कि उसके पिता भी नहीं हैं। एस्टा उसे ये कहकर सही करती है कि उसके पिता हैं, लेकिन डेमन मानने से इनकार कर देता है। एस्टा फिर डेमन से पूछती है कि क्या उसकी मां है, लेकिन डेमन कहता है कि नहीं है। मूल रूप से वह मानता है कि उनमें से कोई भी मौजूद नहीं है क्योंकि वे उसके आसपास कहीं नहीं है। एस्टा अंततः स्थिति को समझ जाता है और वह उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है। आ डेमन से पूछता है कि वह कितने समय से अकेला है। डेमन ने खुलासा किया कि अपने परिवार से भागने के बाद वह 10 बार सोया है। आ को आश्चर्य होता है कि क्या डेमन का पीछा किया जा रहा है क्योंकि वह दावा करता है कि वह 10 बार सो चुका है। एस्टा का मानना है कि वह 10 दिनों से दूर है। तभी डेमन ने उल्लेख किया कि उसने झपकी भी ली थी। कभी कभी वह दिन में 2 बार झपकी लेता है। हालांकि उसने कुल 10 बार झपकी ली है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एस्टा इस नतीजे पर पहुंचती है कि वह कम से कम 3 से 4 दिनों से अपने परिवार से दूर है। डेमन एक सामान्य बच्चे की तरह व्यवहार करता है और एस्टा को पता चलता है कि पागल लोग किसी समय निर्दोष थे। चूंकि डेमन बिल्कुल अकेला है, एस्टा उसकी नानी बनने का फैसला करती है और शायद ब्लेंडर परिवार के साथ संबंध बनाती है। वह जानता है कि भविष्य में जब वह डेक्लान परिवार का सामना करना चाहेगा तो यह निश्चित रूप से उसकी मदद करेगा। हालांकि एस्टा अभी भी उस आदमी से चिपका हुआ है जिसने उसे 57 बार मारा था। सोने से पहले एस्टा डेमियन से कहता है कि वह उसे परेशान न करे क्योंकि उसे कुछ काम है। डेमन को तुरंत पता चल जाता है कि एस्टा अपनी सांस लेने की कला सीखना चाहता है। ऐसा लगता है कि एस्टा के पिछले जन्म में उसने अपनी जादुई नींव किसी बुनियादी चीज पर रखी थी, इसलिए उसने रईसों के घरों में घुसकर मंत्र चुराने का फैसला किया। इन मामलों में वह लगभग मर ही गया था, लेकिन उसने शूरवीरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कठोर शरीर के मंत्र जैसे कई मंत्र हासिल कर लिए। उसने कई अन्य मंत्र भी हासिल किए, लेकिन जब वह मारा जाने वाला था तब उसे असली शक्ति का एहसास हुआ। हालांकि इस बार उसका लक्ष्य और भी ताकतवर बनना है। वह जो मंत्र सीखना चाहता है वह डेक्लान की बुनियादी कला है जिसे हेवनली ओरिजिन टेक्निक कहा जाता है। यह एक बुनियादी कला है जो मेना के सभी गुणों को समायोजित करने की अनुमति देती है। उसने एक बार शोध के कारण इसे याद कर लिया था, लेकिन वह खुश है कि वह आखिरकार इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसे श्वास तकनीक कहा जाता है और जैसे ही वह इसे सक्रिय करता है उसे अपने अंदर शक्ति की एक मजबूत लहर महसूस होती है, जैसे कि वह लावा से जल रहा हो। हालांकि दर्द बहुत अधिक है।
एस्टा इसे सहने के लिए दृढ़ है। वह अचानक देखता है कि उसके शरीर से अशुद्धियां जल रही हैं। यह तकनीक केवल उच्च स्तरीय रईसों के लिए है और यह मन को सर्किट में अशुद्धियों को जलाने के लिए मजबूर करती है। आ खुद को इस प्रक्रिया में डुबो देता है और जल्द ही वह खुद को एक मन पूल में डूबा हुआ पाता है। जब वह आखिरकार दर्दनाक प्रक्रिया से उठता है तो डेमन सो गया होता है। वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसके सर्किट में कोई अशुद्धता नहीं बची है। इसके अलावा उसका मन पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, जो उसके पिछले जीवन से भी अधिक है। हालांकि वह जानता है कि इसके बावजूद उसके लिए डेक्लान को हराना अभी भी असंभव है, फिर भी उसकी संभावना बढ़ गई है। आ खुद को इस तथ्य से प्रेरित करता है कि वह एक संकटमोचक है जो कभी हार नहीं मानता। बाद में एस्टा डेमियन को अपने बालों का रंग भूरा करने में मदद करता है और वह अपनी पहचान बनाए रखने में मदद करने के लिए अपने कपड़े भी बदलता है। इन सबसे ऊपर वह उसे पहनने के लिए एक टोपी देता है। डेमन फिर एस्टा से पूछता है कि उनकी अगली योजना क्या है और एस्ट जवाब देता है कि वे अराजकता फैलाने के लिए बाहर जा रहे हैं। कुछ ही देर में एस्टा उस आदमी को ढूंढ लेता है जिसने उसे 57 बार मारा था। जैसे ही वह आदमी उसे देखता है वह उससे पूछता है कि वह कहाँ था, लेकिन एस्टा से कुछ और बात करने से पहले ही उसे पेट में घूंसा लग जाता है। घूंसा लगते ही उसके पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ जाती है और वह तुरंत बेहोश हो जाता है। एस्टा को खुद पर गर्व होता है कि वह सही जगह पर पहुंचने में कामयाब रहा। हालांकि एस्टा का अभी भी उससे पीछा नहीं छूटा है क्योंकि वह उसे 123 बार मारने की योजना बना रहा है। घर के बाकी लोगों को जल्द ही इस हंगामे के बारे में पता चल जाता है और वे बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं कि उनका सबसे छोटा बेटा ही इस पूरे मामले का कारण है। अंदर ही अंदर एस्टा पहले से ही उन लोगों के साथ होने वाली जंगली हरकतों की कल्पना कर रहा है। ए अपना गुस्सा निकालता है और उन लोगों को पीटना शुरू कर देता है। वह अपने मुक्कों को और भी दर्दनाक बनाने के लिए अपनी मुट्ठी में मैना भरता है। डेमन पीछे खड़ा होकर एस्टा को अपना गुस्सा उतारते हुए देखता है और वह इसका हर पल आनंद लेता है। डेमन उन लोगों को ठीक करना शुरू कर देता है ताकि उन्हें एस्टा से और सजा मिल सके। सबसे पहले वह उस आदमी को ठीक करता है जिससे एस्टा की दुश्मनी है। वह आदमी सोचता है कि डेमन उस पर एहसान कर रहा है, लेकिन एस्टा उसे पकड़कर उसे याद दिलाता है कि उसे कितने वार करने हैं। जब वह उन्हें मुक्कों से पीट पीट कर थक जाता है तो डबल ए बेत का इस्तेमाल करता है। वह उस आदमी को इतना कोहरा देता है कि उसके बट से बहुत ज्यादा गर्मी निकलने लगती है, लेकिन फिर भी उसका काम नहीं रुकता। वह डेमियन को उसे ठीक करने के लिए कहता है ताकि वह फिर से वही प्रक्रिया दोहरा सके। पीड़ित को, वह बच्चों को नहीं बल्कि कुछ शैतानी पागलों को देखता है जो उसकी कीमती जान के पीछे पड़े हैं। जब एस्टा पूरे दिन भर खा चुका होता है तो वह केक पर आइसिंग लगाने के लिए रुकने का फैसला करता है। वह अपने पीड़ितों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देता है। उसने उन्हें अपने पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया है और वह बहुत संतुष्ट महसूस करता है। वह हर व्यक्ति पर 100 से ज्यादा वार कर चुका है, जो कि 1000 से ज्यादा है, और उसे खुद पर गर्व है। पीड़ितों का नेता एस्टा से विनम्रता से पूछता है कि क्या वे जा सकते हैं, और वह हाँ कहता है। फिर वह आदमी एस्टा को याद दिलाता है कि वह उसके घर पर है और धीरे से एस्टा से कहता है कि उसे ही चले जाना चाहिए। एस्टा को यह बात समझ आ जाती है और वह उसे इतनी डरावनी नजरों से देखता है कि वह आदमी और उसके साथी एक कोने में छिप जाते हैं। तभी एस्टा को एहसास होता है कि कोई उनके पास आ रहा है। वह देख सकता है कि वह व्यक्ति एक कुशल संकटमोचन है। तभी उसे एहसास होता है कि वह व्यक्ति डेमियन के पीछे हो सकता है। एस्टा को आश्चर्य होता है कि वे उसे खोजने में कामयाब हो गए, हालांकि वह बहुत सावधानी बरत रहा था। एस्टा को एहसास होता है कि वह मुश्किल स्थिति में है, लेकिन वह हमले का इंतजार नहीं करने वाला है। चूंकि वह अपने पिछले जन्म में एक संकटमोचन था, इसलिए उसे मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, और यह उनमें से एक है। वह जितना हो सके उतना मैना इकट्ठा करता है और उसे कई बार दबाता है। इससे वह मैना बुलेट बनाता है और उसे सीधे उस व्यक्ति पर निशाना बनाता है जो उस पर हमला कर रहा होता है। वह गोली चलाता है, लेकिन वह व्यक्ति अचानक घुटने से फिसल जाता है और उसे चकमा देकर डेमन का नाम लेकर उसे मास्टर कहता है। वह व्यक्ति डेमियन के पास जाता है और पता चलता है कि डेमन उसे जानता है। जाहिर तौर पर वह परिवार का बटलर है और उसका नाम अल्फ्रेडो है। वह डेमन को कसकर पकड़ता है, लेकिन बच्चा उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। अल्फ्रेडो ये कहते हुए मना कर देता है कि उसे डेमन को परिवार को वापस करना होगा। एस्टा उनके पीछे खड़ा होकर यह अजीब दृश्य देखता है। उसे आखिरकार एहसास होता है कि डेमन अपने परिवार से भाग गया है। परिचय के बाद अल्फ्रेडो एस्टा को एस्टेट में उनके साथ आने का मौका देता है क्योंकि डेमन को उससे प्यार हो गया है। एस्टा इस प्रस्ताव पर सोचने के लिए कुछ समय लेता है। वह केवल इतना जानता है कि घर एक प्रतिष्ठित परिवार का है, लेकिन वह वास्तव में उनके असली इरादों का पता नहीं लगा सकता है। हालांकि उसके मन में पहले से ही एक रिश्ता बनाने का इरादा था, और चूंकि परिवार का इलाका शहर के रास्ते में है, इसलिए उसे यह बहुत सुविधाजनक लगता है। जेनियन अकेडमी भी उस इलाके के करीब है, और चूंकि अकेडमी की लाइब्रेरी बेहतरीन है, इसलिए एस्टा अपनी खुद की लाइब्रेरी बनाने की तैयारी के लिए वहां जाने की योजना बनाता है। सोचने के बाद एस्टा प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। कुछ ही देर में वे परिवार की संपत्ति पर पहुंच जाते हैं। एस्टा गाड़ी से बाहर निकलता है और उसे एहसास होता है कि यह संपत्ति में उसकी पहली आधिकारिक यात्रा है। चूंकि पहले ही देर हो चुकी है, अल्फ्रेडो उन्हें थोड़ा आराम करने का सुझाव देता है। वह नौकरानी लेंसेंसी को बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहता है। लेंस बहुत ठंडी आंखों से डेमियन को घूरता है और डेमियन पहले ही समझ जाता है कि उसका काम तमाम हो चुका है। उस रात बाद में अल्फ्रेडो मैट्रेन गैमल के कक्ष में जाता है। अल्फ्रेडो महिला को बताता है कि डेमन ग्रे जोन में था और वह उसे अभी अभी वापस लाया है। गैमो एक आवेगी महिला है और वह गुस्से में आकर एक हमले का जादू चलाती है,
इससे पहले कि उसे पता चले कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक है। वह राहत की सांस लेती है और अल्फ्रेडो भी वैसा ही करता है। वह जानता था कि डेमियन को चोट पहुंचाने वाले को मौत की सजा दी जाती। गामा को कभी खून की जादूगरनी कहा जाता था और उसका गुस्सा लगभग काबू से बाहर था। गामा अल्फ्रेडो की कड़ी मेहनत की सराहना करता है। अल्फ्रेडो जाने से पहले गेमो को बताता है कि एक और बात है। अल्फ्रेडो गेमो को बताता है कि डेमन के नए दोस्त एस्टा ने उसके आने से पहले ही उसे पहचान लिया था। इसके जवाब में उसने पहले ही जवाबी हमले की तैयारी कर ली थी। अल्फ्रेडो बताता है कि जब उनका आमना सामना हुआ था तब एस्टा के पास मेना बुलेट थी। यह सुनकर जीएमए प्रभावित होती है और वह मानती है कि ग्रे जोन के किसी व्यक्ति के लिए यह एक अद्भुत प्रतिभा है। इस वजह से अल्फ्रेडो मेट्रॉन से कहता है कि उसे उससे एक एहसान मांगना है। अगले दिन एस्टा अल्फ्रेडो से एक अनुरोध सुनकर उठती है जिसमें उसे अपना उत्तराधिकारी बनने के लिए कहा जाता है। यह सुनकर एस्टा हैरान रह जाती है और अल्फ्रेडो को राहत मिलती है कि वह आदमी हैरान रह गया। उसे विश्वास है कि एस्टा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी क्योंकि यह एक दुर्लभ अवसर है। लेकिन एस्टा के अचानक प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर अल्फ्रेडो दंग रह जाता है। अल्फ्रेडो का मानना है कि वह बहरा हो गया है और उसे ठीक से सुनाई नहीं देता है। एस्टा द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर डेमन भी हैरान रह जाता है। एस्टा स्वीकार करता है कि प्रस्ताव बहुत बड़ा है, लेकिन वह अल्फ्रेडो को बताता है कि उसे चीजें वैसी ही पसंद हैं जैसी हैं। अल्फ्रेडो तुरंत समझ जाता है कि एस्टा ग्रे जोन में पैदा हुआ था और उसने प्राकृतिक प्रतिभा से जादू सीखा है। यही वजह है कि वह खुद से इतना भरा हुआ है। इसके बाद अल्फ्रेडो एस्टा के आत्मविश्वास को कुचलने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि दुनिया बहुत विशाल है और उसे दुनिया के खतरों के बारे में कुछ नहीं पता है। अल्फ्रेडो एस्टा की तुलना एक बड़ी घाटी में रहने वाले भूत से करता है, लेकिन एस्टा उसे सही करते हुए कहती है कि वह एक वाइवन की तरह महसूस करता है। यह सुनकर अल्फ्रेडो हैरान हो जाता है और वह एस्टा को समझाने का फैसला करता है कि उसका क्या मतलब है। इसके बाद अल्फ्रेडो एस्टा को बटलर ट्रेनिंग हाउस ले जाता है जहां प्रशिक्षु अपना सत्र कर रहे होते हैं। अल्फ्रेडो को एस्टा को यह शानदार नजारा दिखाने पर गर्व होता है। वह एस्टा को बताता है कि बच्चे उसकी उम्र के हैं और उन्हें हाउस ब्लेंडर की प्रतिभा के रूप में पहचाना गया है। एस्टा बच्चों को घूरता है और स्वीकार करता है कि उन्हें सटीक प्रशिक्षण दिया गया है जिससे वे बच्चों की तरह नहीं लगते। हालांकि वह अभी भी जो देख रहा है उससे प्रभावित नहीं है। एस्टा अल्फ्रेडो से कहता है कि वह उनकी आभा महसूस कर सकता है और अल्फ्रेडो ये सुनकर खुश होता है। फिर वह उससे फिर से पूछता है कि क्या वह उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार है क्योंकि उसे उसके सामने बच्चों की तरह चमकने का मौका मिलेगा। हालांकि एस्टा ने फिर से प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, ये कहते हुए कि उसे रोशनी से नफरत है। तभी बच्चों में से एक विंस्टर अपना हाथ उठाता है। विंस्टर अल्फ्रेडो से कहता है कि उसके पास एक सुझाव है। विंस्टर का मानना है कि एस्टा प्रतिभाहीन है, यही वजह है कि उसने अल्फ्रेडो के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा वह मानता है कि एस्टा वास्तव में उनकी महानता को नहीं समझ सकती है और वह उसे दिखाना चाहता है। वह मूल रूप से एस्टा के खिलाफ द्वंद्व युद्ध के लिए कह रहा है और अल्फ्रेडो विंस्टर में अहंकार को महसूस कर सकता है, लेकिन वह इसकी अनुमति देता है। वह एस्टा से पूछता है कि क्या वह द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार है। एस्टा समझता है कि वह व्यक्ति द्वंद्व युद्ध क्यों चाहता है, क्योंकि सभी प्रशिक्षु पहले से ही उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं। वह जानता है कि वे शायद उसे एक भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो कहीं से भी आ गया है और उसे पहले से ही मुख्य बटलर का उत्तराधिकारी बनने का प्रस्ताव मिल रहा है। ए द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अल्फ्रेडो से पूछता है कि क्या वह अपना प्रतिद्वंद्वी चुन सकता है। अल्फ्रेडो उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। एस्टा फिर विंस्टर की ओर इशारा करता है, लेकिन वह यही नहीं रुकता और 4 अन्य प्रशिक्षुओं की ओर इशारा करता है। जब एस्टा बताता है कि वह 5v1 चाहता है तो हर कोई चौंक जाता है। विंस्टर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और एस्टा उसे बताता है कि अगर वह डरता है तो वह पीछे हटने के लिए स्वतंत्र है। अल्फ्रेडो ये देखकर हंसता है और उसे पता चलता है कि एस्टा के पास वह आरोप है जो उसके उत्तराधिकारी के पास होना चाहिए। अल्फ्रेडो फिर एस्टा से पूछता है कि क्या वह अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और वह हाँ कहता है। अल्फ्रेडो एस्टा से कहता है कि अगर वह द्वंद्व में 1 मिनट भी टिक गया तो वह उसे एक तोहफा देगा, लेकिन अगर वह नहीं टिक पाया तो उसके पास उसका उत्तराधिकारी बनने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। एस्टा अल्फ्रेडो की आवाज में हताशा महसूस कर सकता है, लेकिन वह चुनौती से नहीं डरता। एक बार जब वे सहमत हो जाते हैं तो अल्फ्रेडो उन्हें रिंग में उतरने के लिए कहता है। प्रशिक्षक को अल्फ्रेडो से पूछना पड़ता है कि क्या पूरी बात खतरनाक नहीं है। अल्फ्रेडो स्वीकार करता है कि यह खतरनाक है, लेकिन उसे एस्टा को अहंकारी होना बंद करना होगा। प्रशिक्षक डरा हुआ है क्योंकि वह डेमियन के मेहमान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। वह डेमन के पास जाता है और उसे बताता है कि उसका दोस्त खतरे में है। प्रशिक्षक चाहता है कि डेमन द्वंद्व को रोक दे, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए डेमियन लड़ाई के लिए उत्साहित है। वह भी इसमें शामिल होना चाहता है, लेकिन लांस उसे बताता है कि अगर वह इसमें शामिल हुआ तो जीएमए उसे डांटेगा। इसके बाद अल्फ्रेडो प्रशिक्षक से मैच शुरू करने और समय बर्बाद न करने के लिए कहता है। प्रशिक्षक इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि उसने द्वंद्व को रोकने की पूरी कोशिश की है। लांस प्रशिक्षक के मूड को भांप लेता है और वह कमरा छोड़ देती है। जाने से पहले वह डेमन से बीच में न आने को कहती है। डेमन मुस्कुराता है और महिला को आश्वस्त करता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। प्रशिक्षक बच्चों के पास जाकर नियम समझाता है। वह उन्हें बताता है कि यह एक फ्री फॉर ऑल मैच होने जा रहा है। वह उन्हें बताता है कि द्वंद्व तभी खत्म होगा जब एक पक्ष आत्मसमर्पण कर देगा। हालांकि वह उन्हें यह भी बताता है कि वह जब चाहे द्वंद्व को रोक सकता है। विंस्टर एस्टा को इतनी नापसंदगी से देखता है कि वह उसे कुचलने और उसे धोखेबाज के रूप में उजागर करने की तैयारी कर रहा है। तभी प्रशिक्षक मैच शुरू करता है और एस्टा बिना समय बर्बाद किए विंस्टर के पेट में एक मैना युक्त पंच मारता है। इससे वह दर्द से करा उठता है और उसे खांसी आती है। विंस्टर को कुछ पता चलने से पहले एस्टा बाकी प्रशिक्षुओं को गिरा चुका होता है। वे सभी भयंकर दर्द में जमीन पर लुढ़क रहे हैं
लेकिन विंस्टर अकेला अभी भी खड़ा है। एस्टा उसे विलेन की तरह घूरता है और वो कहता है कि वो उसे कुछ बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार है। आ अपने हाथों में मेना बुलेट घुमाते हुए ये कहता है। वो विंस्टर को बताता है कि उसके पास उसके लिए पहला सबक ये है कि छोटे लोगों को कभी कम मत समझना। विंस्टर को ये देखकर गुस्सा आ जाता है कि एस्टा मेना बुलेट यूं ही चला रहा है। विंस्टर जानता है कि मेना बुलेट बनाने का क्या मतलब होता है। एस्टा अपनी सीख जारी रखता है और उसे बताता है कि लोगों को आसानी से जज करना बंद कर देना चाहिए। आइए कहते हुए विंस्टर और उसके साथियों पर गोलियों की बौछार कर देता है। गोलियों की वजह से वो सभी दर्द से करा उठते हैं। और तीसरा सबक विंस्टर को बताता है कि दुनिया बहुत बड़ी और कड़वी है। विंस्टर के करीब आता है और उसे एक मुक्का मारता है। ट्रेनी को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि वो खुद उन्हें वो सबक सिखाने जा रहा है जिसका जिक्र उसने अभी किया। विंस्टर दर्द से कराहता है और एस्टा को पागल कहता है। वो उसे बताता है कि वो उनके खिलाफ जादू का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन एस्टा का तर्क है कि ये जादू है। एस्टा अपनी सीख जारी रखते हुए विंस्टर के सिर पर लात मारता है और उसे बताता है कि वो शारीरिक जादू का इस्तेमाल कर रहा है। कमरे में मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है जब एस्टा प्रशिक्षुओं को ऐसे पीटता है जैसे वो कुछ भी नहीं है। वो उन्हें ऐसे घसीटता है जैसे वो उसकी निजी कठपुतली हो। एस्टा की जादुई गोली देखकर अल्फ्रेडो अवाक रह जाता है। वो सोचता है कि जादू ने कितनी बार दबाव डाला होगा। गोलियों की ताकत के कारण अल्फ्रेडो को पता चलता है कि उन्हें कम से कम 4 या 5 बार दबाव डाला गया होगा। तब उसे एहसास होता है कि अगर उस समय उसे मेना बुलेट लगी होती तो उसे गंभीर नुकसान हो सकता था। उसे पता चलता है कि एस्टा का अपने जन्मजात मेना पर पूरा नियंत्रण है और इसके अलावा वह लोगों को पीटने में बहुत अच्छा है। पीछे डेमियन उन्हें ठीक करने में व्यस्त है ताकि एस्टा उनसे निपटने में और मजा ले सके। अचानक लांस गैमो के साथ कमरे में प्रवेश करता है। वह तुरंत अल्फ्रेडो को बुलाती है और जब प्रशिक्षक को पता चलता है कि मेट्रॉन मौजूद है तो वह राहत की सांस लेता है कि आखिरकार वे बच गए। गैमल अल्फ्रेडो से पूछता है कि क्या हो रहा है और वह कबूल करता है कि वह बस एक परीक्षा दे रहा था। गैमल को विश्वास नहीं हो रहा है कि अल्फ्रेडो उसे घूरते हुए एक परीक्षा मान रहा है। एस्टा मूल रूप से प्रशिक्षुओं को गालियां दे रही है जबकि डेमियन पीछे से समर्थन दे रहा है। गामा फिर अल्फ्रेडो को प्रशिक्षुओं को इकट्ठा करने और उन्हें पीछे हटने के लिए कहने का आदेश देती है। इसके अलावा वह डेमियन और एस्टा को अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। तभी वह प्रशिक्षक के पास जाती है और उसे बताती है कि उसे निकाल दिया गया है, जिससे वह चौंक जाता है। उस रात बाद में गैमो अल्फ्रेडो से कहता है कि उसने बहुत आगे बढ़ गया, हालांकि उसके इरादे नेक थे। अल्फ्रेडो अपनी गलती मानता है और गैमो को बताता है कि वह अपनी सजा स्वीकार करने को तैयार है। गैमो फिर अल्फ्रेडो से पूछता है कि क्या द्वंद्व के दौरान एस्टा को डेमियन से मदद मिली थी और वह कहता है कि नहीं। अल्फ्रेडो कहता है कि एस्टा लोगों को मारने में बहुत अच्छा है। अल्फ्रेडो फिर गैमो को बताता है कि एस्टा ने फिर से जादुई गोली का इस्तेमाल किया, हालांकि उसने शक्ति बढ़ाने के लिए इसे कई बार दबाया। जब गैमो यह सुनती है तो उसे एहसास होता है कि एस्टा का अपने मेना पर अच्छा नियंत्रण है। गेमल ने शायद यह नहीं देखा, लेकिन उसने एस्टा को एक साथ 5 प्रशिक्षुओं को पीटते हुए देखा जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। गेमल को यह भी पता चलता है कि एक जादुई गोली को संभालना मुश्किल है, यहाँ तक कि एक बड़े जादूगर के लिए भी। गेमो फिर अल्फ्रेडो से उत्तराधिकारी के प्रस्ताव के बारे में पूछता है, लेकिन वह मेट्रॉन को बताता है कि एस्टा ने बिना सोचे समझे इसे अस्वीकार कर दिया। गेमो को एहसास होता है कि उसे बच्चे का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। वह अल्फ्रेडो से एस्टा को उसके पास लाने के लिए कहती है। कुछ ही देर में एस्टा गेमो से मिलती है, लेकिन डेमन भी कमरे में एक सामान्य बिगड़ेल बच्चे की तरह कुकीज खा रहा होता है। गेमल के कुछ कहने से पहले वह एस्टा के लिए टेबल पर एक डिब्बा रखती है। एस्टा ये देखकर हैरान रह जाती है और गेमल उसे याद दिलाती है कि अल्फ्रेडो ने उसे एक उपहार देने का वादा किया था। एस्टा और भी हैरान हो जाती है कि उपहार गेमो द्वारा तैयार किया जा रहा है। वह उसे डिब्बा खोलने को कहती है और जब वह खोलता है तो वह ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसमें एक हाई ग्रेड आइटम है। एस्टा हैरान रह जाती है क्योंकि ब्लेंडर परिवार में भी यह गिफ्ट केवल टॉप 5 मैच डिवीजन के लोगों को ही मिलता है। एस्टा को शक होता है कि गिफ्ट के साथ कुछ और भी जुड़ा है, जैसे कि गैमल उसके मन को पढ़ सकती है। वह उसे बताती है कि वह बिना किसी चिंता के गिफ्ट ले सकता है। गैमल बताती है कि एस्टा ने ग्रे जोन में उसके बेटे की मदद की थी और ये दिन में पहले हुई घटना के लिए माफी भी है। एस्टा किसी भी जाल में फंसने को तैयार नहीं है और वह गैमो से पूछता है कि अगर वह आइटम खा लेता है तो क्या उसे ब्लेंडर में शामिल होने के लिए बाध्य किया जाएगा, लेकिन वह कहती है नहीं। वह फिर पूछता है कि क्या आइटम में जहर है, लेकिन उसका जवाब वही रहता है। एस्टा ये जानकर हैरान रह जाती है कि आइटम खाने के साथ कोई शर्त नहीं जुड़ी है। एस्टा गिफ्ट के लिए महिला को धन्यवाद देती है। इसके बाद गैमो बताती है कि उसके पास एक प्रपोजल है। जैसे ही एस्टा ये सुनता है उसे एहसास होता है कि वह सही था। गामो ने एस्टा को एकेडमी में एडमिशन दिलाने की अपनी योजना बताई ताकि वह डेमियन के साथ जा सके। एस्टा इस बात को लेकर कंफ्यूज है और गामा बताती है कि डेमन को 1 साल पहले एकेडमी जाना था, लेकिन उसने मना कर दिया, इसलिए इसे इस साल के लिए टाल दिया गया। हालांकि गामा को उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा इस तरह भाग जाएगा। वह पहले ही देख सकती है कि डेमन एस्टा को पसंद करता है, इसलिए वह उससे पूछ रही है। एस्टा को एहसास होता है कि गामो पूरी कोशिश कर रही है कि डेमन एकेडमी में रहे, क्योंकि अगर उसने उसे मजबूर किया
तो वह फिर से भाग जाएगा। इसके अलावा एस्टा इसे उसके लिए एक दुर्लभ अवसर के रूप में देखती है। चूंकि अकेडमी उसे बहुत सारे कनेक्शन देगी, इसलिए उसे यह बुरा विचार नहीं लगता। वह जानता है कि यह एक अच्छा विचार है, लेकिन साथ ही उसे ऐसा लगता है कि उस पर लगाम कसी जा रही है। फिर वह महिला से कहने का फैसला करता है कि वह इस पर विचार करेगा। गामा उसके फैसले से खुश है और वह उसे बताती है कि वह जवाब का इंतजार कर रही है। वह एस्टा से पूछती है कि उसने अल्फ्रेडो के उत्तराधिकारी बनने के प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया। एस्टा को लगता है कि अल्फ्रेडो उसकी बातें सुन रहा है और वह उसके अहंकार को ठेस पहुंचाने का फैसला करता है। वह महिला से कहता है कि उसके घुटने उसके लिए अनमोल हैं। मूल रूप से ये कह रहा है कि उसे लोगों के सामने झुकना पसंद नहीं है। यह सीधे बटलर को लगा जो दरवाजे पर छिपा हुआ है और बातचीत सुन रहा है। जब एस्टेरा अपने कमरे में लौटता है तो वह आइटम का सेवन करता है और वह अपने शरीर में होने वाले बदलावों से प्रभावित होता है। 10% अवशोषण से ही उसका मान बहुत बढ़ गया है। उसका शरीर भी एक ज्वाला में बदल रहा है। ये इस तथ्य से अधिक प्रभावित है कि आइटम को अवशोषित करने से उसके शरीर में कोई अशुद्धता नहीं होती है। और अकादमी के बारे में उसने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है और उसके पास पहले से ही एक उत्तर है। वह जानता है कि अकादमी में दाखिला लेने से उसे जल्दी ही एक प्रायोजक से मिलने का मौका मिलेगा। अकादमी में शामिल होने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन साथ ही उसे ऐसा लगता है कि वह एक जाल में चल रहा है। एस्टा फिर भागने का फैसला करता है। वह अपने कमरे से बाहर निकलता है और तभी उसे किसी के यह पूछने की आवाज आती है कि क्या वह एस्टा है। एस्टा उस आदमी को देखने के लिए मुड़ता है। वह उसके बालों को देखता है जिसके प्लेटिनम ब्लॉन्ड बाल हैं। चूंकि डेमियन उसका वंशज है, एस्टा को लगता है कि वह उसका रिश्तेदार है। एस्टा झूठ बोलने का फैसला करता है और कहता है कि वह ओस्टा नहीं है जिसे वह ढूंढ रहा है। यह सुनकर वह आदमी हैरान रह जाता है क्योंकि उसके सामने खड़े व्यक्ति की शक्ल उससे मिलती जुलती है। एस्टा अपने झूठ को पुख्ता करते हुए कहता है कि उसके सिर के बाल रोशनी की वजह से बदल सकते हैं, यानी बहुत कुछ अलग हो सकता है। तब वह आदमी यह मान लेता है कि वह गलत व्यक्ति से मिला है और गलतफहमी के लिए माफी मांगते हुए जाने लगता है। तभी अल्फ्रेडो दौड़ता हुआ आता है और गलत समय पर एस्टा का नाम ले लेता है। वह बटलर वाली बात फिर से करने के लिए वहां आया था, लेकिन अल्फ्रेडो ने अपना नाम लेते ही उस अजनबी आदमी को अपनी पहचान बता दी है जो पहले ही जा चुका है। वह आदमी तुरंत पलटकर कहता है कि वह सही था क्योंकि एस्टा का चेहरा बहुत खराब है। एस्टा के पास अब झूठ को छिपाने का कोई रास्ता नहीं है और वह स्वीकार करता है कि वह वही एस्टा है जिसे वह ढूंढ रहा था। यह बात उस आदमी को गुस्सा दिलाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अल्फ्रेडो वहां है तो वह पीछे हटने का फैसला करता है। हालांकि वह एस्टा को बाद में जादूगरों के हॉल में आने के लिए कहता है ताकि वह उसकी पिटाई कर सके और उसे कुछ शिष्टाचार सिखा सके। उस आदमी के जाने के बाद अल्फ्रेडो एस्टा से पूछता है कि क्या कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह नहीं कहता है। अंदर ही अंदर एस्टा पहले से ही किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिस पर वह अपना गुस्सा निकाल सके और वह उस आदमी को एक आदर्श परीक्षण विषय के रूप में देखता है। एस्टा बाद में जादूगरों के हॉल में जाने और उसे पीटने की योजना बनाता है। एस्टा तब अल्फ्रेडो से पूछता है कि क्या वह उस समय गैमो से मिल सकता है। एस्टा को फिर गामा के कार्यालय ले जाया जाता है। गैमो हैरान है कि एस्टा ने इतनी सुबह मिलने का अनुरोध किया। वह एस्टा से पूछती है कि क्या उसने उनकी बातचीत के बारे में अपना मन बना लिया है और वह हाँ कहता है। हैरानी की बात है कि वह गेमा को बताता है कि वह अकेडमी में दाखिला लेने की योजना बना रहा है जैसा कि उन्होंने ऑफर किया था। गेमा यह सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन साथ ही उसे राहत भी मिलती है। इसके बाद गेमा एस्टा को बताता है कि वे बहुत जल्द सब कुछ तैयार करने जा रहे हैं। इसके साथ ही एस्टा कमरे से बाहर चली जाती है और अल्फ्रेडो अंदर आता है। वह गेमा से एस्टा के बारे में पूछता है और वह उसे आश्वस्त करती है कि उसने ऑफर स्वीकार कर लिया है। अल्फ्रेडो यह सुनकर खुश होता है और जीत का जश्न मनाता है। जाहिर तौर पर वे पहले सेमेस्टर के लिए एस्टा की फीस का भुगतान करने की योजना बनाते हैं, लेकिन अगले सेमेस्टर में एस्टा को अपनी ट्यूशन का भुगतान करने में परेशानी होगी। उसका मानना है कि एस्टा और अधिक चिंतित हो जाएगी क्योंकि वह और अधिक सीखना चाहेगी। अल्फ्रेडो समीकरण में आने और मदद करने की योजना बनाता है। गेमा को अल्फ्रेडो को आदेश देने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ये कहते हुए कि वह बहुत शोर कर रहा है। अल्फ्रेडो माफी मांगता है और रसोई में चला जाता है क्योंकि नाश्ते का समय हो गया है। उसके जाने के बाद गेमा समझती है कि अल्फ्रेडो क्यों खुश है। वह जानता है कि उसे आखिरकार एस्टा को अपना उत्तराधिकारी बनाने का मौका मिल गया है, लेकिन साथ ही गुमल को लगता है कि यह एक लापरवाह योजना है। हालांकि अल्फ्रेडो योजना में बहुत आश्वस्त लगता है क्योंकि पूर्व प्रमुख बटलर ने उस पर भी यही चाल चली थी। इसके बाद आने जादूगर के हॉल में जाने का फैसला किया जहां पहले वाले बदमाश ने उसे आने के लिए कहा था। एस्टा ने दरवाजा खोला और देखा कि एक जादूगर ने अपना चेहरा हुड से ढका हुआ है। उससे पूछ रहा है कि वह क्यों आया है। चूंकि एस्टा को पहले वाले बदमाश का नाम नहीं पता है, इसलिए वह हकलाने लगता है। अचानक जादूगर बहुत सक्रिय हो जाता है और एस्टा से कहता है कि वह उसके आने का इंतजार कर रहा था। वह एस्टा को अपने साथ आने के लिए कहता है और वह उसे दूसरे कमरे में ले जाता है। वह उससे अंदर आने का आग्रह करता है, लेकिन अपने दिमाग का ख्याल रखे। एस्टा कमरे में प्रवेश करता है और उसे कई नोट उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसे समझ में आता है कि जादूगर उसे अपने दिमाग का ख्याल रखने के लिए क्यों कह रहा था। जल्द ही उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो खुद को विंजोन ब्लॉन्डोर बताता है। वह एस्टा से पूछता है कि क्या वह अपने छोटे भाई से मिलने आया है, लेकिन एस्टा वास्तव में इस सवाल से भ्रमित है। वह सोचता है कि क्या पहले वाला बदमाश उसका भाई है। जाहिर तौर पर एस्टन को अपने पिछले जीवन के जादूगरों के बारे में एक बात पता है। जादूगरों में एक समान विशेषता होती है। शुरुआत में उनके बाल बिखरे हुए होते हैं और अंत में वे उन्हें नोच लेते हैं जिससे बाल उगना बंद हो जाते हैं। मूल रूप से डबल ए ने इसे 3 चरणों में विभाजित किया है। पहले चरण में जादूगरों के लिए यह अस्वीकार करना होता है कि उनके बाल झड़ रहे हैं और उसके ऊपर अपने वस्त्र पहन लेते हैं। दूसरे चरण में बस हार मान लेना और अपने गंजे सिर को दिखाना होता है। और फिर तीसरे चरण में वे वास्तव
वास्तविकता को स्वीकार करते हैं और अपने सिर मुंडवाकर पूरी तरह से गंजे हो जाते हैं। हालांकि चौथे चरण में वे इस पर शोध करते हैं कि असंभव को कैसे संभव बनाया जाए। वे हमेशा अपने बालों को उगाने के लिए जादू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी इसमें कभी सफल नहीं हुआ है। हालांकि ये सभी विशेषताएं WJI के साथ नहीं हो रही हैं, जो आराम से उसके सामने खड़ा है। सबसे पहले WJI अपने छोटे भाई के व्यवहार के लिए माफी मांगता है। फिर WJI से पूछता है कि क्या वह किसी अकेडमी में काम कर रहा है। WJI बताता है कि वह अभी वाइस डीन के तौर पर कार्यरत है। फिर वह एस्टा को ड्रिंक सर्व करता है। एस्टा को यह देखकर अच्छा लगता है कि विंजी जैसा कोई व्यक्ति पहले से ही किसी अकेडमी में वाइस डीन है। उसे पूरा यकीन है कि WJI काफी कुशल है, क्योंकि उसे सिर्फ उसके परिवार के नाम की वजह से यह पद नहीं मिल सकता। WJI एस्टा को चिढ़ाते हुए कहता है कि वह काफी अलग है। फिर वजी बताता है कि उसे पता है कि उसे ज़ेनियान अकेडमी में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। WJI एस्टा को बधाई देता है और कहता है कि यह उसके लिए सीखने का एक अच्छा मौका है। WJI बताता है कि वह भी अकेडमी का ग्रेजुएट है और वह 145वीं क्लास से है। एस्टा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसने उस आदमी से वह सारी जानकारी नहीं मांगी थी जो वह उसे खुशी खुशी दे रहा है। WJI ये देख लेता है और तुरंत माफी मांगता है, यह दावा करते हुए कि वह बस उत्साहित था, इसलिए वह बकवास कर रहा है। WJI फिर सुझाव देता है कि वे हर चीज के मुख्य बिंदु पर पहुंचें, लेकिन उससे पहले WJI एस्टा से कहता है कि एक बात है जिसे वह कंफर्म करना चाहता है। WJI उससे पूछता है कि क्या वह एक दोस्त के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। इस सवाल से पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। WJI बताता है कि पूरी बात ब्लॉन्डोर परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ी है। वह अपने स्टोरेज स्पेस में पहुंचता है और एक किताब निकालता है। किताब देखते ही एस्टा का चेहरा चमक उठता है। WJ उसे बताता है कि अगर वह अपनी जान जोखिम में डाल सकता है तो वह उसे किताब देने को तैयार है। किताब मूल रूप से ब्लॉन्डोर परिवार का रहस्य है, हीलिंग लाइट। इस बीच गैमो अपने बगीचे की देखभाल कर रही है और वह डेमन के अकादमी में जाने के बारे में सोचती है। उसे खुशी है कि सब कुछ बिना किसी तनाव के निपट गया। वह एस्टा को डेमियन का अच्छा दोस्त भी मानती है। वह जानती है कि एस्टा का स्वभाव अच्छा है। हालांकि अल्फ्रेडो कहता है कि वह कभी कभी थोड़ा बदमाश हो सकता है, लेकिन गैमो को इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का एक बेशर्म पक्ष होता है। गामा को इस बात की खुशी है कि डेमियन की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के बाद भी एस्टा ने उसके प्रति कोई बदलाव नहीं किया। गामा जानती है कि एस्टा जैसे लोग काफी अलग होते हैं, इसलिए वह हमेशा उसे अपने साथ रखना चाहती है। हालांकि गामा को एक कड़वी सच्चाई पता है। वह जानती है कि एस्टा एक आजाद पंछी की तरह है, जो किसी को भी अपने पिंजरे में कैद नहीं होने देगा। हालांकि वह एस्टा को अपने करीब रखने के लिए कई तरीके सोचने की योजना बना रही है। अपने बेटे डेमियन की वजह से वह एस्टा को अपने करीब रखने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहती है। जादूगरों के हॉल में एस्टा को आश्चर्य होता है कि WJI उसे परिवार की गुप्त तकनीक क्यों दे रहा है। वह स्थिति का आकलन करने की कोशिश करता है कि क्या यह एक जाल है। दूसरी ओर WJI भी एस्टा की भावनाओं को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वह किसी को भी बाहर नहीं आने दे रहा है। वह उसकी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करता है जो नकाबपोश है और अपनी असली पहचान नहीं जान सकता है। WJI फिर एस्टा से कहता है कि वह जवाब देने से पहले सोच ले और सामने रखे इनाम को देखकर उसे अंधा नहीं होना चाहिए। एस्टा WJI से कहता है कि वह उसे जवाब देगा। एस्टा वांजी से कहता है कि अगर वह उसकी बात मान सकता है तो वह जरूर मानेगा, और अगर नहीं मान सकता तो उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। WJI फिर एस्टा से कहता है कि उसके प्रस्ताव को सुनकर उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा अगर वह प्रस्ताव सुनकर मना कर देता है तो वजी कहता है कि उसे बिना किसी डर के उसे मारना पड़ सकता है। WJI से कहता है कि वह उसे मारने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि उन्हें एक ही बार जीना है। हालांकि यह एस्टा के लिए जीवन का दूसरा मौका है। यह सुनने के बाद वेंजी एस्टा को डराने के लिए अपनी डरावनी आभा का इस्तेमाल करता है, लेकिन वह अडिग रहता है। जब WJI को पता चलता है कि वह आसानी से नहीं डरता है, तो वह मुस्कुराता है और एस्टा से कहता है कि उसने परीक्षा पास कर ली है। वह एस्टा को बताता है कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिस पर वह भरोसा कर सके, लेकिन वह उसके परिवार के अंदर से नहीं हो सकता। WJ अपने असली इरादों का खुलासा करने से पहले कुछ बकवास कहता है। वह एस्टा को बताता है कि उसकी स्थिति परिवार के भीतर सत्ता संघर्ष नहीं है। वह कहता है कि परिवार बहुत करीब है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह डेक्लान परिवार की कड़ी निगरानी में है। एस्टा ये सुनकर हैरान हो जाता है और वह WJI से पूछता है कि डेक्लान परिवार उस पर निगरानी क्यों रख रहा है, जबकि एस्टा पहले ही कह चुका है कि उसे उसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। WJI अपनी असली दुविधा बताता है। यह पता चलता है कि वह डेक्लान परिवार के मूल जादू पर शोध कर रहा है और उसे एक सफलता मिल सकती है। जाहिर तौर पर वह डेक्लान परिवार के स्वर्गीय मूल जादू को प्राप्त करने में सक्षम था, जो उनके लिए विशेष है। एस्टा यह सुनता है और तुरंत बहुत चिंतित हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वह कमोबेश एक मृत व्यक्ति के सामने बैठा है। फिर वह WJI से पूछता है कि क्या वह उसे नष्ट करने के लिए शोध कर रहा है। तब WJI बताता है कि उसने वास्तव में डेक्लान परिवार की गुप्त कला को बेहतर बनाने और उसे पूर्णता में बदलने का एक तरीका खोज लिया है। आइए सुनता है और तुरंत निष्कर्ष निकालता है कि वह एक बेहद पागल व्यक्ति के सामने बैठा है जिसे अपने जीवन की कोई परवाह नहीं है। WJI का कहना है कि वह रिसर्च करने से खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए उसने ऐसा किया। WJI को एक पागल इंसान के तौर पर देखता है, लेकिन साथ ही उसे एहसास होता है कि यह काम सही समय पर हो रहा है। अपने पिछले जन्म में जब डेक्लन ने ब्लैंडो परिवार को खत्म किया था, तब WJI नए 10,000 शकल पर अपनी रिसर्च करने में व्यस्त था। यही कारण था कि डेक्लन ने ब्लैंडो परिवार पर हमला करने से परहेज नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि 10,000 शकल क्या कर सकता है। उसे एहसास होने लगता है कि डेक्लन ने शायद ये शक्ति हासिल कर ली है,
इसलिए वह इतना ताकतवर है। वजी फिर अस्त से पूछता है कि क्या वह उसकी मदद के लिए तैयार है क्योंकि वह उसकी रिसर्च को एक पायदान ऊपर ले जाना चाहता है। अस्त फिर WJI से पूछता है कि वह मिशन के लिए उसके पास क्यों आया। WJI बताता है कि वह अपनी रिसर्च के बारे में अपने परिवार को नहीं बता पाया क्योंकि उसे लगता है कि कहीं न कहीं कोई जासूस है, लेकिन वह उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा है। एस्टा कहता है कि यह कोई सेक्रेटरी हो सकता है, लेकिन WJI उससे सहमत नहीं होता है और कहता है कि समस्या अधिग्रहण मार्ग से संबंधित हो सकती है। WJI बताता है कि जैसे ही उसे पता चला कि उसका पता चल गया है, उसने कुछ कदम उठाए। उससे पूछता है कि वह डेक्लन का पक्ष क्यों नहीं लेता, जबकि यह बेहतर विकल्प लग रहा था और वे निश्चित रूप से उसका स्वागत करने वाले थे। WJI एस्टा को बताता है कि उनके पास न जाने के पीछे उसके अपने निजी कारण हैं। चूंकि ऑस्टा ब्लॉन्डोर परिवार से जुड़ा नहीं है, इसलिए WJI उसे उसकी मदद करने के लिए एकदम सही व्यक्ति के रूप में देखता है। WJI फिर बताता है कि यह एक संयुक्त शोध परियोजना है, लेकिन वह अभी प्रगति नहीं कर सकता है। WJI एस्टा को आश्वासन देता है कि वह उसे उचित इनाम देगा। WJI चाहता है कि वह ज़ेनॉन अकादमी के प्रोफेसर पेरून को थीसिस सौंपे। इनाम के तौर पर वह उसे हीलिंग लाइट मंत्र देगा। एस्टा को एक मौका दिखता है और वह उसे लेने का फैसला करता है। वह WJI से कहता है कि उसके पास उनके लिए एक बेहतर सौदा है। एस्टा कहता है कि वह मुआवजे के तौर पर हीलिंग लाइट स्पेल लेना चाहेगा और WJI के पूरा होने पर 1000 सकल भी। एस्टा डबल या नथिंग नाव पर सवार है। जब WJI यह सुनता है तो वह स्वीकार करता है कि एस्टा वास्तव में एक बेशर्म बेवकूफ है। चूंकि मिशन महत्वपूर्ण है, WJI के पास हाँ कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह एस्टा को आश्वासन देता है कि वह इसे पूरा करने के बाद उसे मंत्र देगा। हालांकि WJI एस्टा को बताता है कि उसकी एक शर्त भी है। वह चाहता है कि पूरी चीज पूरी करने से पहले एस्टा उसकी मदद करे और एस्टा उसे आश्वासन देता है कि उसे ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं है। WJI से थीसिस लेते समय एस्टा उसे चिढ़ाता है कि उसे पढ़ना नहीं आता है, लेकिन वह बात बदल देता है, जिससे वजी को पता चलता है कि वह केवल उसका मजाक उड़ा रहा है। एस्टा फिर WJ से प्रोफेसर पेरून के बारे में पूछता है जिस पर वह भरोसा कर सकता है। WJI बताता है कि वह और पेरून अकादमी में सहपाठी थे और वे हमेशा से एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। वे हमेशा एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन WJI के परिवार में वापस आने पर प्रतिद्वंद्विता खत्म हो जाती है। एस्टा को यकीन नहीं हो रहा है कि वह अकादमी में WJI जैसे एक और पागल से मिलने जा रहा है। जब एस्टा अपने कमरे में जाता है तो उसे WJI से किताबों का एक गुच्छा मिलता है। वह उसमें एक पत्र भी जोड़ता है। पत्र में वह एस्टा को बताता है कि वह अपने ज्ञान को ठीक से विकसित करने के लिए पुस्तकों का अध्ययन किस क्रम में करेगा। समय बर्बाद किए बिना एस्टा किताबों को व्यवस्थित करना शुरू कर देता है और वह स्वीकार करता है कि WJI एक प्रतिभाशाली है। एस्टा फिर अपनी पुस्तक प्रायोजकों की सूची लिखना शुरू करता है और सूची में सबसे ऊपर WJI है। ए ने योजना बनाई है कि जब वह आखिरकार टॉवर का निर्माण करेगा तो उसमें हीलिंग लाइट बुक रखेगा। इससे सभी को इसे पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन वह जानता है कि उसे बाद में डेमियन से इस पर चर्चा करनी होगी। वह डेमियन से ऐसा करने के लिए मित्र के विशेषाधिकार का उपयोग करने की योजना बनाता है। एस्टा को पहले से ही इस बात पर गर्व है कि वह क्या बनाना चाहता है, क्योंकि उसका लक्ष्य लोगों को जादू सीखना है। वह WJ के साथ अपनी मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। दूसरी ओर वजी को भी खुशी है कि वह अस्त से मिला, क्योंकि वह एक उपयोगी व्यक्ति की तरह लग रहा था जिसमें उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। इसके अलावा वह इस तथ्य से प्रभावित है कि एस्टर मौत से नहीं डरता था। ये केवल एक खतरा था, लेकिन तथ्य यह है कि एस्टर में डर का कोई संकेत नहीं था, जिससे उसकी उसमें और दिलचस्पी बढ़ गई। WJI स्पष्ट रूप से देख सकता है कि एस्टर की आंखें किसी ऐसे व्यक्ति की तरह थीं जो मौत से नहीं डरता। WJI खुश है कि उसे कोई उपयोगी व्यक्ति मिला, न कि वे सामान्य सुअर जिनके साथ वह काम कर रहा था। वजी यह भी महसूस कर सकता है कि अस्त बहुत सी बातें छिपा रहा है, लेकिन वह इसे एक अच्छी बात मानता है। वह मूल रूप से अस्त को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जो उसके समान सपने साझा करता है। इसके तुरंत बाद एस्टर खुद को अकादमी के लिए तैयार करता है। वह अपने सामान पैक करता है और अकादमी की वर्दी पहनता है। लांस उसे लेने के लिए उसके कमरे में आता है। वह उसे बताती है कि अकादमी पहुंचने पर उसे एक साधारण दस्तावेज पंजीकरण से गुजरना होगा। लांस ने तब खुलासा किया कि उसे और डेमन को प्रवेश परीक्षा से छूट दी जाएगी। लांस उसकी फिटिंग की तारीफ करता है और उसे बताता है कि यह उस पर अच्छा सूट करता है। एस्टा एक सच्चे सज्जन की तरह काम करता है और तारीफ के लिए महिला को धन्यवाद देता है। एस्टा उस छूट के बारे में सोचता है जो उसे और डेमियन को मिली थी और महसूस करता है कि यह प्रतिष्ठित परिवारों के लिए एक चीज है। इसे विशेष प्रवेश के रूप में जाना जाता है और एस्टा को खुशी है कि उसे भी यह मिला। एस्टा डेमियन और उसकी मां को उसका इंतजार करते हुए देखने के लिए गाड़ी में आता है। महिला लड़कों को अकादमी में सुरक्षित रहने के लिए कहती है और एस्टा इसे स्वीकार करता है। गेमल ने एस्टा को यह भी बताया कि वह उसके लिए प्रार्थना कर रही है कि वह परिणाम प्राप्त करे जो वह चाहता है। एस्टा मुस्कुराता है, इसके लिए महिला को धन्यवाद देता है। दीप एस्टा बिना किसी संदेह के अपने परिणाम प्राप्त करने का लक्ष्य बना रहा है, क्योंकि अकादमी अवसरों का भार प्रदान करती है और एस्टा हर चीज को हथियाना चाहता है। वह अपने प्यारे सहपाठियों से मिलने के लिए भी उत्सुक है। अकादमी के रास्ते में एस्टा ने WJI द्वारा दी गई लाइट स्पेल बुक की जांच की। वह पुस्तक की व्याख्याओं से प्रभावित है क्योंकि उसने इसे सरल बनाया है। जाहिर तौर पर हर रईस के पास तकनीकों की व्याख्या करने का एक तरीका होता है, लेकिन दूसरे संस्करणों की तुलना में एस्टा का मानना है कि WJ की व्याख्या डेक्लान के खगोलीय सिद्धांत के साथ काम करती है। कुछ ही देर में वे अकादमी पहुंच जाते हैं। एस्टा खिड़की के पास खड़ी होकर लोकप्रिय ज़ेनॉन अकादमी को देखती है। लांस तब उन्हें बताता है कि वे गाड़ी सेवा के अंत तक पहुंच चुके हैं। संस्थापक प्रिंसिपल की शिक्षाओं के अनुसार प्रवेश के दौरान स्थिति की परवाह किए बिना
सभी छात्रों को पैदल चलना चाहिए। लांस उन्हें बताता है कि वे आखिरकार उस जगह पहुंच गए हैं जहां वे अलग होने जा रहे हैं और वह बच्चों को अकादमी में अच्छे समय की शुभकामनाएं देता है। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद डेमन एस्टा को पकड़ता है और उसे बताता है कि उन्हें समारोह के प्रवेश द्वार पर जल्दी जाने की जरूरत है, क्योंकि लांस ने उसे बताया है कि अगर वे वहां देर से पहुंचे तो शायद सीटें खाली ना हो। यह सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि प्रवेश समारोह कोई गाँव का थिएटर नहीं है जहाँ पहले आओ पहले पाओ वाली सीटें होती हैं। तभी उसे एहसास हुआ कि यह लांस ने ही कहा था। वह आसानी से समझ जाता है कि लांस ने डेमन को बहकाने के लिए ऐसा कहा था। फिर एक बार के लिए ही सही, लेकिन साथ देने का फैसला करता है। वे जल्द ही उस हॉल में पहुंचते हैं जहां समारोह हो रहा होता है और डेमियन वहां मौजूद लोगों की संख्या देखकर दंग रह जाता है। हालांकि हॉल का आधा हिस्सा खाली है। डेमन को अब भी लेंसी की बातों पर यकीन है कि अगर वे देर से आते तो उन्हें सीट नहीं मिलती। को यकीन नहीं हो रहा है कि डेमन इतना मूर्ख है कि उसे नहीं पता कि उसे धोखा दिया जा रहा है। एस्टा फिर उनकी सीट रिजर्वेशन चेक करने के लिए लाती है कि उन्हें कहां बैठना है। डेमन हॉल में एक जगह की तरफ इशारा करता है और उन्हें वहां बैठने का सुझाव देता है और एस्टा कंफ्यूज हो जाता है। वह इस बात को समझ नहीं पाता कि डेमन अकेडमी में आकर इतना उत्साहित क्यों है, जबकि पहले वह ही भाग गया था। अचानक डेमन एक और स्टूडेंट से मिलता है, एक्स्टर नाम का एक लंबा चौड़ा लड़का। वह लड़का डेमियन को ऐसे देखता है जैसे वह कोई कीड़ा हो। एस्टा फिर अपने दोस्त को उठाता है और उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। डेमन एस्टा को आश्वस्त करता है कि वह ठीक है और पूरी घटना के लिए वह इस तथ्य को दोषी ठहराता है कि वह ध्यान नहीं दे रहा था कि वह कहां जा रहा है। डेमन और एस्टा जाने वाले होते हैं जब एक्स्टर उन्हें रोकता है। यह पता चलता है कि डेमन ने अपने कपड़ों पर थूक लगाया था। अभी भी पूरी बात का पता लगाने की कोशिश कर रहा है जब डेमन थूक को साफ करने में उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है और उसमें और थूक डालता है। यह देखकर एक्स्ट्रा और भी क्रोधित हो जाता है और वह डेमन के चेहरे पर एक मुक्का मारता है। हालांकि डेमन तक पहुंचने से पहले ही मुक्का रोकने में सफल हो जाता है। एस्टा उस व्यक्ति से गलती करने से पहले अपने नखरे बंद करने के लिए कहता है। एक्स्टर गुस्से में एस्टा से पूछता है कि वह कौन है और डेमन जवाब देता है कि एस्टा उसका दोस्त है। एस्टा इस बात से सहमत है और आखिरकार एक्स्टर को समझ में आता है कि एस्टा ने डेमन की मदद क्यों की। हालांकि एक्स्टर एस्टा से कहता है कि उसे अपने फैसले पर पछतावा होने वाला है। एस्टा पहले से ही जानता है कि पूरी बात कहां जा रही है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह समझ जाता है कि एक्स्टर शब्दों से नहीं, मुक्कों से लड़ाई को खत्म करना चाहता है। यह बात हॉल में मौजूद दूसरे छात्रों का ध्यान खींचती है। जाहिर तौर पर एक्स्टर डोलुम्पी परिवार का वंशज है। जो छात्र ये देख रहे हैं वे पहले से ही इस लड़ाई पर दांव लगा रहे हैं कि कौन जीतेगा। उनमें से अधिकांश का मानना है कि एक्स्टर लड़ाई में विजयी होगा। दूसरी ओर एक अन्य छात्र चाहता है कि वे तीनों को एक दूसरे से लड़ने से रोकें, इससे पहले कि स्थिति और बिगड़ जाए। उसका मानना है कि पूरे कमरे में भीड़ होने के कारण वे ठीक से नहीं लड़ सकते, लेकिन एक अन्य छात्र तुरंत तीनों के चारों ओर एक बैरियर बना देता है ताकि वे दिल खोलकर लड़ सकें। अधिकांश छात्र एक्स्टर के लिए जयकार करने लगते हैं और कहते हैं कि वे उसकी जीत चाहते हैं। इस बीच दूर से एक डरावना छात्र दिखाई देता है जो लड़ाई में शामिल नहीं है, लेकिन वह मुस्कुरा रहा है जैसे उसे पता है कि क्या होने वाला है। बैरियर के पास पहुंचते ही एक्स्टर अपना परिचय देता है और एस्टा से भी ऐसा ही करने को कहता है। एस्टा बस इतना कहता है कि वह एक्स्टर की तरह कुलीन परिवार से नहीं पैदा हुआ है। वह चाहता है कि एक्स्टर उसे एक ऐसे आदमी के तौर पर समझे जो बस वहां से गुजर रहा है। एक्स्टर फिर एस्टा से कहता है कि वह उसे पहला वार करने देगा क्योंकि वह एक जादूगर है। यह सुनकर हंसता है और एक्स्टर को चिढ़ाता है। यह एक्स्ट्रा को पागलों की तरह उस पर हमला करने के लिए मजबूर करने के लिए काफी था। एस्टा फिर उस आदमी को याद दिलाता है कि उसे 2 लोगों से लड़ना है। उस आदमी के मुक्के को चकमा देता है और फिर उसके चेहरे पर एक दर्दनाक वार करता है जिससे वह पीछे की ओर गिर जाता है। एक्स्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि अकेडमी के एक स्टूडेंट ने उसे घूंसा मारा है, क्योंकि घूंसा इतना भारी था। वह सोचने लगा कि क्या एस्टा सच में जादूगर है। अचानक एक्स्टर को पता चलता है कि डेमियन ने उस पर जादू कर दिया है। वह सोचता है कि डेमन ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे अपनी पूरी जिंदगी का सबसे क्रूर अनुभव होने वाला है। वह अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी एस्टा उसके पास आता है और उसके पेट पर एक और घूंसा मारता है। इससे पहले कि एक्स्ट्रा कुछ समझ पाता, उसके शरीर पर कई घूंसे लग जाते हैं। आखिरकार उसे समझ में आ जाता है कि दोनों क्या कर रहे हैं। उनमें से एक उसे पीटता है जबकि दूसरा उसे ठीक करता है। उसे यह स्वीकार करने पर मजबूर होना पड़ता है कि वह कुछ पागल लोगों के खिलाफ जा रहा है। एक्स्ट्रा को अचानक एहसास होता है कि वह वास्तव में डर गया है। हालांकि वहां मौजूद दूसरे स्टूडेंट उसे खुश करने लगते हैं। वे उसे समझाते हैं कि वह पीछे न हटे क्योंकि वह योद्धाओं की उम्मीद है। प्रेरणा मिलने के साथ एक्स्ट्रा आखिरकार खुद को संभाल लेता है। वह एस्टा को एक जादूगर कहकर अपना गुस्सा निकालता है। वह गुस्से में अपना हाथ घुमाता है, लेकिन एस्टा पहले वार को चकमा दे देता है। एस्टा उसकी कोशिश की सराहना करता है, लेकिन एक्स्टेरल एस्टा पर चिल्लाता है कि उसे कम मत आन को। एक्स्टर बिना पीछे हटे अपना दाहिना हाथ घुमाता है और एस्टा को पकड़ लेता है। एस्टा पीछे की ओर गिर जाता है जबकि छात्र खुशी से चिल्लाते हैं क्योंकि एक्स्टर आखिरकार लड़ाई में आ गया है। हालांकि एक्स्टर को खुद पर गर्व नहीं है। वह जानता है कि उसने एस्टा पर वार किया है, लेकिन प्रभाव बहुत हल्का है। एस्टा अपने शरीर को कलाबाजी करते हुए अपने पैरों पर खड़ा होने में कामयाब हो जाता है। एक्स्टर यह देखकर दंग रह जाता है, लेकिन वह अपने सदमे को दूर करता है और फिर से एस्टा की ओर दौड़ता है। एस्टा पीछे मुड़कर देखता है कि डेमियन अभी भी एक्स्टर पर उपचार का जादू कर रहा है। इससे वह जानता है कि उसे खत्म करना मुश्किल होने वाला है,
इसलिए उसे सिर्फ एक ही बार में उसे खत्म करना होगा। ऐसा करने के लिए एस्टा एक ऐसी तकनीक का उपयोग करता है जो उसने और उसके साथियों ने अपने पिछले जीवन में विकसित की थी। जादुई कणों के टकराव से एस्टा ऊर्जा निकाल सकता है। इस तकनीक में जादू का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जादू या मार्शल आर्ट की श्रेणी में नहीं आता है। यह जादुई गुणों का एक विशुद्ध तकनीकी अनुप्रयोग है। जब एस्टा अपनी चाल चल लेता है तो वह एक्स्टा को अपने बहुत करीब आने देता है और फिर उस पर वार करता है। इससे एक बहुत बड़ा झटका लगता है जिससे दर्शक लगभग अंधे हो जाते हैं और बैरियर भी नष्ट हो जाता है। हर कोई यह सोचकर हैरान रह जाता है कि उन्होंने एस्टा से क्या देखा। अचानक एक्स्टा जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि ताकतवर एक्स्टा एक ही मौके से ढेर हो गया। एक असली योद्धा की तरह अपना हाथ उठाता है ताकि वह खेती कर सके और बाकी छात्र उसका उत्साह बढ़ाने लगते हैं। जिस तरह से उसने लड़ाई को संभाला उसे देखकर वे सोचने लगते हैं कि क्या एस्टा सच में एक जादूगर है। डेमन भी इस लड़ाई को जीतने पर खुश होता है और एस्टा उसके सिर पर थपथपाता है। पहले वाला लड़का जो दूर से देख रहा था एस्टा को घूरते हुए मुस्कुराता है। तभी एक शिक्षक मौके पर आता है और माहौल को शांत करने की कोशिश करता है। वह विश्वास नहीं कर पाता कि स्कूल में पहले ही दिन छात्र लड़ रहे हैं। वह पूछता है कि अपराधी कौन है, लेकिन छात्र लड़ाई का आनंद लेते हैं और कोई भी मुखबिर बनने को तैयार नहीं होता। दूसरी ओर एस्टा पहले से ही आसपास से भागने की योजना बना रहा है, लेकिन डेमन अपने मनोरोगी व्यवहार से सब बर्बाद कर देता है। वह शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाता है और उसे बताता है कि वह और एस्टा ही परेशानी का कारण थे। जैसे ही शिक्षक उनके पास आते हैं एस्टा निराशा और हताशा में अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस बीच विशाल एक्स्टा फर्श पर बेहोश हो जाता है। फिर दोनों लड़कों को शिक्षक के कार्यालय में बुलाया जाता है जहां उन्हें लड़ाई के लिए डांटा जाता है। हालांकि शिक्षक इसे अनदेखा कर देता है क्योंकि डेमन ने बिना तनाव के लड़ाई की बात कबूल कर ली है। इसके अलावा एक्स्ट्रा को उसकी जांच के बाद बहुत अधिक चोट नहीं आई है। इसके बाद दोनों हॉल में वापस आते हैं और भाग्यशाली हैं कि समारोह अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही वे हॉल से गुजरते हैं हर कोई उनके नवीनतम स्टंट के कारण उन्हें घूरता है। वे विश्वास नहीं कर सकते कि एस्टा एक मार्शल आर्टिस्ट को हराने में सक्षम था, भले ही वह कमजोर दिखता हो। एस्टा अपनी शान बनाए हुए है। डेमन छात्रों की तरफ ऐसे हाथ हिला रहा है जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। को यकीन नहीं हो रहा कि वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच पा रहा है और वो बस यही चाहता है कि डेमन एक मूर्ख की तरह हाथ हिलाना बंद कर दे। हॉल में इधर उधर खोजने के बाद उन्हें आखिरकार अपनी सीट मिल जाती है। इसके कुछ देर बाद हेडमास्टर, एक छोटे कद का सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी, छात्रों को संबोधित करने के लिए मंच पर चढ़ता है। कुछ मिनट बाद हेडमास्टर बिना किसी कमजोरी के उन्हें संबोधित कर रहा होता है और एस्टा प्रभावित हो जाती है। दूसरी तरफ डेमियन सो रहा होता है और उसकी लार इधर उधर बह रही होती है। को मजबूरन उसे ऊपर खींचना पड़ता है ताकि उसकी लार हर जगह न फैल जाए। हेडमास्टर अभी अपना भाषण शुरू ही कर रहे होते हैं कि कोई उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि कुछ जरूरी बात सामने आई है और इस पर उनका ध्यान चाहिए। वो इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि क्या बात हो रही है तो उनके पास अपना भाषण खत्म करने और मंच किसी और को सौंपने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। तभी एक चमकीले बालों वाली महिला मंच पर बोलने के लिए आती है और उसकी चीखें सुनकर हर कोई कांप उठता है। डेमियन भी, जो गहरी नींद में था, उसकी आवाज सुनकर जाग जाता है। महिला खुद को जारा बताती है और कहती है कि हेडमास्टर ने जहां छोड़ा था वहां से आगे वही बात करेगी। जेआरए का कहना है कि वे फ्रेशमैन शपथ से शुरुआत करें और सबसे पहले वह जादू विभाग की प्रतिनिधि डालियां डेनाई को बुलाती है। यह नाम सुनकर कुछ छात्र चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डेनी परिवार प्रवेश परीक्षा देगा। कुछ का मानना है कि उसके हुनर में कमी है, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा, जबकि कुछ उसका बचाव करते हैं और कहते हैं कि उसके हुनर में कोई कमी नहीं है क्योंकि उसके परिवार ने उसे परीक्षा देने की इजाजत नहीं दी होगी। दूसरी ओर को पता है कि डालियां असल में कौन है। डेनाई परिवार डेक्लान परिवार के बाद दूसरा सबसे मशहूर घराना है। डालियां बड़ी होकर डेनी की भविष्य की प्रतिनिधि जादूगरनी बनी। एस्टा ने स्वीकार किया कि वह काफी सक्षम थी क्योंकि उसे उससे कुछ मदद मिली थी। हालांकि वे वास्तव में एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, यही वजह है कि कई लोग उन्हें बुरे दोस्त कहते हैं। यह सुनकर मुस्कुराता है और अपनी खुशी व्यक्त करता है कि दलिया उसी वर्ष कक्षा में शामिल हुई। जैसे ही दलिया मंच पर चढ़ती है, जय को मार्शल आर्ट डिवीजन के प्रतिनिधि पॉल की याद आती है। किसी अन्य नाम की घोषणा नहीं होने पर का मानना है कि वह व्यक्ति किसी कुलीन घर से नहीं है। इसके अलावा को नहीं लगता कि प्रत्यर्पित व्यक्ति किसी प्रतिष्ठित परिवार से है। शपथ लेने के बाद वे अपनी सीटों पर लौटने लगते हैं। तब जारा बताता है कि वह उन प्रोफेसरों का परिचय कराएगी जो कक्षा पढ़ाएंगे। वह प्रोफेसरों से एक एक करके आगे आने का आग्रह करती है। जैसे ही दलिया सीढ़ियों से नीचे उतरती है, वह सीधे उस जगह पर देखती है जहां एस्टा बैठी है। उसे चौंका देती है क्योंकि लड़की उससे आंख मिला रही होती है। अचानक दलिया अपना कदम चूक जाती है, जिससे वह सीढ़ियों से गिर जाती है और अंततः खुद को शर्मिंदा करती है। तभी म्योलॉजी के मूल सिद्धांतों के प्रोफेसर पेरून मंच पर आते हैं। एस्टा को एहसास होता है कि वह वी से काफी अलग है, लेकिन वह अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले थोड़ा और इंतजार करने का फैसला करता है। समारोह के बाद जरा छात्रों को उनके नियत छात्रावास में अपनी उपस्थिति का पालन करने के लिए कहता है। डेमन आखिरकार जाग जाता है और एस्टा उसे प्रैंक करने का फैसला करता है।
ये कहते हुए कि उसे सोते हुए पकड़े जाने के बाद निष्कासित कर दिया गया है। डेमियन ये सुनता है और बिना किसी परवाह के अपने फेफड़ों को चिल्लाता है। एस्टा को अपने प्रैंक करने के फैसले पर पछतावा होता है क्योंकि वह अपने छात्रावास में जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि डेमन इस तरह चिल्लाएगा। एस्टा आखिरकार अपने छात्रावास के कमरे में पहुंचता है और वह ये देखकर प्रभावित होता है कि यह कितना सुंदर है। कमरे के कोने में छात्रों के लिए चीजों को आसान बनाने के लिए रहने की आपूर्ति रखी हुई है। जैसे ही वह अपनी चीजें व्यवस्थित कर रहा होता है, उसका रूममेट पॉल कमरे में आता है। पॉल को इतना उदासीन देखकर एवा हैरान रह जाता है जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही ना हो। पॉल तब अपना मुंह खोलता है, एस्टा से कहता है कि उनके लिए शांति से रहना अच्छा होगा क्योंकि वह दोस्त बनाने के व्यवसाय में नहीं है। पॉल एस्टा को आश्वस्त करता है कि जब तक उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता तब तक उसे उसकी परवाह नहीं है। वास्तव में वह चाहता है कि परिचय के बाद वे बोलना बंद कर दे और एस्टा, जो कभी किसी से नहीं डरती, पॉल के साथ घूरने की प्रतियोगिता में शामिल हो जाती है। एस्टा चुप रहती है और ये देखकर पॉल भड़क जाता है और पूछता है कि एस्टा उसे जवाब क्यों नहीं दे रही है। अंदर ही अंदर एस्टा सोच रहा है कि पॉल कितना कुशल हो सकता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वह शीर्ष छात्र के रूप में प्रवेश किया था। एस्टा उसका परीक्षण करने का फैसला करता है और उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए उस पर एक नकली हमला करता है। पॉल तुरंत अपनी तलवार के लिए पहुंचता है और एस्टा को ध्यान आता है कि उसकी मुद्रा काफी अच्छी है। इसके अलावा उसकी तलवार की स्थिति से यह भी पता चलता है कि वह जानता है कि उसे क्या करना है। तभी एस्टा को बाहर से डेमन की आवाज सुनाई देती है। मुस्कुराता है जैसे उसने कुछ नहीं किया हो और वह पॉल से कहता है कि वह जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र है। चूंकि वे दोनों एक दूसरे के काम से मतलब रखते हैं, एस्टा पॉल को चिढ़ाते हुए कहता है कि वह आधी रात के बाद गाना शुरू कर सकता है। पॉल को उलझाकर डबल ए कमरे से बाहर निकल जाता है। की मुलाकात डेमन से होती है, जो उससे पूछता है कि उसका रूममेट कौन है। जवाब देता है कि उसे नहीं पता, जिससे डेमन चौंक जाता है। डेमन इस पर ज्यादा बात नहीं करता और एकेडमी का दौरा करने का सुझाव देता है क्योंकि वहां देखने के लिए बहुत कुछ है। डेमियन चाहता है कि वे पहले दिन ही सब कुछ देख लें। एकेडमी बहुत बड़ी है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे वहां के लेआउट के अभ्यस्त हो जाएं ताकि वे एकेडमी में रहते हुए कहीं खो न जाएं। हालांकि यह तनावपूर्ण लगता है, लेकिन डबल ए इसके लिए तैयार है क्योंकि उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा है। जानना चाहता है कि एकेडमी में कितने समस्या निवारक हैं। इसके साथ ही दोनों एकेडमी में परेड करना शुरू कर देते हैं। उन्हें जल्द ही एक झील मिलती है और डेमन हमेशा की तरह अपना अविश्वास व्यक्त करता है। को पता चलता है कि लांस डेमन के साथ इसलिए फंसा हुआ था क्योंकि वह हमेशा एक बच्चे की तरह व्यवहार करता था। उसकी शिकायतें सुनकर थक चुकी एस्टा डेमन से कहती है कि वह अपने परिवार से कहे कि उसके लिए एक झील बनवा दे क्योंकि उनकी संपत्ति में एक भी झील नहीं है। बताता है कि इसके लिए बस जमीन खोदनी होगी और पानी डालना होगा। डेमन को यह आइडिया बहुत पसंद आता है और वह उत्साहित होकर कहता है कि वह अपने परिवार से कहेगा कि वह उससे भी बड़ी झील बनाए जिसे वह अभी देख रहा है। झील का नाम रखने के बारे में सोचते हुए उसके दिमाग में खून, पसीना और आंसू आ जाते हैं। उन्हें जल्द ही एक अच्छी मूर्ति मिल जाती है और एस्टा डेमन से कहती है कि वह अपने परिवार को भी एक मूर्ति बनाने के लिए कहे। अपने दिमाग में कई आइडिया भरता रहता है और वह ये भी कहता है कि वे इसे ड्रैगन के आकार का बनाते हैं क्योंकि इसके तराजू बहुत खूबसूरत होंगे। घर वापस आकर लांस को कुछ अजीब सी अनुभूति हो रही है, जिससे वह सोच में पड़ जाती है कि क्या गड़बड़ है। काफी देर तक चलने के बाद सुझाव देता है कि वे वापस छात्रावास जाएं और डेमन मान जाता है। जब वे दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर रहे थे, ने 7 संकटमोचनों को गिना। उसने उन संकटमोचनों को भी शामिल करने का फैसला किया जिनकी उसने पहचान नहीं की थी ताकि कुल मिलाकर सभी 10 हो जाएं। अपनी गणना से उसे पता चलता है कि पेरून की प्रयोगशाला दूसरे मैजिक हॉल में है। वह जल्दी से 2 और 2 जोड़कर यह पता लगाता है कि संकटमोचन पेरून के पीछे हैं। चूंकि डेक्लान को पहले ही पता चल गया था कि वी के सहयोगी हैं, इसलिए वे पेरून पर शक करने लगे होंगे क्योंकि वह उस इलाके में है। डबल ए सोच रहा था कि वे पेरून का पीछा क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सही समय पर कदम उठाया था। डबल ए यह पता लगाने का फैसला करता है कि संकटमोचनों को किस हद तक पता है। डबल ए खुद को 2 संकटमोचनों की बात सुनने के लिए एकदम सही जगह पर रखता है। संकटमोचन 1-2 को बताता है कि मुख्यालय ने एक आपातकालीन निर्देश जारी किया है और उन्हें लक्ष्य के घोंसले पर इकट्ठा होना है। संकटमोचन 2 पूछता है कि उनका लक्ष्य मुख्य है या उप, और 1 उसे बताता है कि वे उप के पीछे जा रहे हैं। वे आधी रात तक अपने उद्देश्य को उपलक्ष्य तक पहुंचाने की योजना बनाते हैं। संकटमोचन 2 यह पता लगाता है कि चूंकि WJI ने अपनी चाल चल दी है, इसलिए पेरून उनका लक्ष्य है। हालांकि संकटमोचन स्कूल के प्रोफेसरों के बारे में चिंतित है। उसका कहना है कि वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर संकटमोचन बताता है कि डेक्लान खुद नहीं आएगा, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को परेशान करना शुरू करे, वह दोनों को बताता है कि आग का दानव कैल्हन उनके साथ शामिल होने जा रहा है। यह बात दोनों को चौंका देती है क्योंकि कैल्हन डेक्लान के जादूगर दल लाल रत्न का उपनेता है। इसका मतलब है कि उनका अभियान सुरक्षित है और इससे उन्हें पता चलता है कि डेक्लान मिशन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। साथ ही इसका मतलब है कि संकटमोचनों को खतरा है क्योंकि वे मिशन को सफल बनाने के लिए बलिदान दे सकते हैं। हालांकि दोनों चिंतित हैं, लेकिन उनके पास अपना काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दोनों अपनी जगह से हटकर टीम के बाकी सदस्यों के साथ जुड़ जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जरूरत पड़ने पर उनके पास पर्याप्त संख्या में लोग हों। उन्हें पता नहीं है कि एस्टा ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं और वह हैरान है कि कैल्हन भी मिशन पर आ रहा है। एस्टा को याद है कि कैल्हन कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए, क्योंकि जब वह एक संकटमोचन था तब कैल्हन अपने चरम पर था। डेक्लान परिवार के ब्लेंडर परिवार के साथ युद्ध में अपने अस्तित्व को दांव पर लगाने के बाद कैल्हन उस ढहते हुए घर के प्रति वफादार बना रहा,
जो उसकी निष्ठा के स्तर को दर्शाता है। हालांकि वह वर्तमान में खतरनाक है, लेकिन ब्लेंडर परिवार के साथ युद्ध के बाद वह अपने चरम पर पहुंच गया। उसने मूल रूप से अपनी घातक आग का उपयोग करके युद्ध जादूगर के रूप में अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया, जो कि बहुत ही अजेय है। चूंकि कैल्हन आने वाला है, डबल ए को पता चलता है कि उसे पकड़ना जरूरी है। उसे याद है कि कैल्हन का जादू डेक्लान की ज्वाला कलाओं में से एक है। हालांकि जोखिम बहुत अधिक है, डबल ए का मानना है कि इनाम जोखिम से अधिक है। आ इस बात से खुश है कि चीजें उसके अनुकूल हो रही हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात बाकी है, और वह यह है कि जिस थीसिस की वे सभी तलाश कर रहे हैं वह उसके पास है, पेरून के पास नहीं। चूंकि संकटमोचन अभी भी पेरून का पीछा कर रहे हैं, तो वह सोचने लगता है कि क्या उसके पास जो थीसिस है वह नकली है। इससे उसे यह भी पता चलता है कि उस दिन जो थीसिस दी जा रही है वह नकली है। बाद में छात्रावास में पॉल तैयार होता है और पता चलता है कि वह संकटमोचनों में से एक है। उसे लगता है कि एस्टा सो रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जिस एस्टा को देख रहा है वह एक डमी के अलावा कुछ नहीं है। पेरून अपने अध्ययन में है जब उसे संकटमोचनों की उपस्थिति का एहसास होता है, क्योंकि उन्होंने उसके क्षेत्र का अतिक्रमण किया था। वह सोचता है कि संकटमोचन अकादमी में प्रवेश करने के लिए इतने साहसी कैसे हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसके पास आने वाला संकटमोचन एक भाड़े का व्यक्ति है, और आश्चर्य की बात यह है कि वह पॉल है। वह उसे उसकी आभा से आसानी से पहचान पाता है, और वह उसे एक सलाह देता है। उसे अगली बार अपने ईथर के गुणों को निखारने के लिए कहता है, यानी अगर उसके लिए अगली बार होगा। पॉल फिर उसे एक लिफाफा देता है, और पेरून अंततः समझ जाता है कि यह वाई है। वह सोचता है कि WJI किस तरह की चाल चल रहा है, वह इस समय किस तरह की चालें चल रहा है। अचानक दरवाजा फट जाता है और कैल्हन कार्यालय में घुसता है। पॉल के चेहरे पर डर छोड़ देता है, जबकि पेरून शांत रहता है। कैल्हन देख सकता है कि पॉल उससे डरा हुआ है, और इसका सीधा मतलब है कि उसे पता है कि वह क्या कर सकता है। कैल्हन फिर पेरून से पूछता है कि क्या उसने भी उसके बारे में सुना है, लेकिन पेरून ठंडे स्वर में कहता है कि नहीं। पियन आखिरकार अपनी कुर्सी से उठता है और कैल्हन को मुद्दे की बात करने को कहता है। यह बात कैल्हन को गुस्सा दिलाती है, लेकिन अपना आपा खोने से पहले वह स्वीकार करता है कि उसके साथ पहली बार बुरा व्यवहार किया गया है। कैल्हन अपनी शर्तें रखने का फैसला करता है, और सबसे पहले वह कहता है कि वह पॉल को मरवाना चाहता है। फिर वह पेरून से कहता है कि वह उसे एक हाथ और एक आंख के साथ छोड़ देगा। कैल्हन पेरून पर आग का गोला फेंकता है, लेकिन वह काउंटर आइस पावर से उसे रोक देता है। इससे एक बड़ा धमाका होता है और पूरी इमारत हिल जाती है। पेरून फिर पॉल से कहता है कि वह अपनी जान के लिए खुद जिम्मेदार है, क्योंकि वह उसे एक छात्र नहीं बल्कि एक भाड़े का सैनिक समझ रहा है। पॉल को यह करने में कोई दिक्कत नहीं होती, और वह खुद का बचाव करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। पेरून को पता चलता है कि डेक्लान के संकटमोचनों ने ब्लैकआउट मंत्र का इस्तेमाल किया होगा, जिसके कारण कोई अलार्म नहीं बज रहा है, जिसका मतलब है कि पेरून मूल रूप से पॉल के साथ फंस गया है। कैल्हन को टेबल पर लिफाफा दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि यह वही है जिसके लिए वह आया था, क्योंकि इसे ट्रैश ब्लेंडर परिवार ने पेरून को भेजा था। चूंकि पेरून लिफाफा नहीं सौंपेगा, इसलिए कैल्हन सारा लिफाफा बाहर निकालने का फैसला करता है। वह एक शक्तिशाली ज्वाला मंत्र का प्रयोग करता है, जिससे जमीन हिल जाती है, लेकिन पेरून शांत रहता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी बर्फ की शक्ति सक्रिय रहे, ताकि कैल्हन द्वारा उस पर फेंके गए किसी भी हमले का मुकाबला किया जा सके। तभी अन्य संकटमोचन आगे बढ़ने लगते हैं, और पुन अंततः एक विनाशकारी प्रहार करके गंभीर होने का फैसला करता है, जिससे इमारत लगभग ढह जाती है। इस बीच एस्टा दूर से देख रहा है, और उसे एहसास होता है कि चीजें काफी गंभीर हो रही हैं। थोड़ी देर बाद कुछ कार्रवाई देखने के लिए उत्साहित एस्टा अपना मुखौटा लगाता है, ये कहते हुए कि वह इस समय एस्टा नहीं है, बल्कि संकटमोचन एक है। एस्टा ने चांद से प्रार्थना करने के लिए अपनी मुट्ठी बंद कर ली और उससे प्रार्थना की कि वह उसे उस दिन एक अच्छा संकटमोचन बनने की शक्ति प्रदान करे, भले ही वह सबसे धर्मी न रहा हो। अपनी प्रार्थना के बाद वह युद्ध के मैदान की ओर बढ़ता है, जहां प्रभावित इमारत पहले से ही ढह रही है। दूसरी ओर कैल्हन इमारत के अंदर मस्ती कर रहा है। वह आश्चर्यचकित है कि उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों के बावजूद पॉल अभी भी जीवित है, और वह इसके लिए उसकी सराहना करता है। पॉल को पता है कि अगर वह विंजी द्वारा दिया गया सुरक्षात्मक ताबीज नहीं पहनता तो वह मर चुका होता। उसे यह भी नहीं पता था कि यह एक सुरक्षात्मक ताबीज है, और वह इसे पहनकर खुद को भाग्यशाली मानता है। पेरून पॉल से बहुत ठंडे स्वर में बात करता है, उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है, क्योंकि वह कैल्हन के आग के विस्फोट के मुकाबले एक शक्तिशाली बर्फ का विस्फोट करता है। पेरून फिर पॉल के कंधे पर थपथपाता है और कहता है कि उसने अब तक अच्छा किया है, जिसका मतलब है कि वह वास्तव में उस पर भरोसा कर सकता है। पेरून ने पॉल की तलवार में ईथर डालकर पॉल को चौंका दिया। पेरून ने उससे पूछा कि क्या वह आने वाले हमलों को रोकना जारी रख सकता है, और पॉल ने कहा हाँ, जब तक उसे इसकी जरूरत है। पॉल को पता चलता है कि वे पीछे हटने की सीमा पार कर चुके हैं, और अगर वह नहीं रुका तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। कैल्हन उनकी अचानक जोड़ी से प्रभावित होता है, क्योंकि एक जादूगर और एक गार्ड ही उसे लड़ने के लिए चाहिए थे। कैल्हन फिर से आग का गोला छोड़ता है, और इस बार पॉल की तलवार विफल हो जाती है। वह दीवार से टकरा जाता है, और पेरून समझ जाता है कि पॉल के बाहर होने के बाद उसके पास वास्तव में गंभीर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जाहिर तौर पर जब प्रकृति में मौजूद मेना की मात्रा सीमित होती है और दो आधिकारिक प्राणी एक ही समय में आदेश जारी करते हैं, तो उक्त प्राणियों के बीच नियंत्रण के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। पेरून देखना चाहता है कि कैल्हन उससे कितना नुकसान उठा सकता है। चूंकि पेरून द्वंद्व युद्ध का अनुरोध कर रहा है,
इसलिए कैल्हन उसे सहने में अधिक प्रसन्न है। दोनों एक दूसरे पर वार करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान इमारत को होता है। इमारत ढह जाती है और पॉल अपना संतुलन खोकर गिर जाता है। नीचे गिरते हुए वह देखता है कि दो राक्षस एक दूसरे पर बिना कुछ पकड़े हमला कर रहे हैं। पॉल फर्श पर गिर जाता है और सोचता है कि जब वह उनकी ताकत के बराबर भी नहीं है तो वह लड़ाई में क्यों शामिल हुआ। इस बीच दूर से मौजूद संकटमोचनों को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि दोनों मिलकर कितना बड़ा विनाश कर रहे हैं। बिना कुछ सोचे समझे उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर उन्होंने बीच में आने की कोशिश की तो वे हार जाएंगे। जब उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं, तभी पीछे से एस्टा आता है और उन सभी को मार डालता है। इससे उनमें और भी दहशत फैल जाती है। अपने रास्ते में आने वाले सभी संकटमोचनों को खत्म करने के बाद एस्टा लड़ाई की जगह की ओर बढ़ता है। उसके आने पर दोनों का ध्यान जाता है और वे सोचने लगते हैं कि वह किस तरफ है। एस्टा बहुत तेजी से कैल्हन के पास पहुंचता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि वह उस जगह पहुंच गया है जहां उसे मरना है। कैल्हन डरकर आग उगलता है, लेकिन इसके बदले में उसे मैना बैकलैश का सामना करना पड़ता है। कैल्हन को खून की उल्टी आती है और उसे हैरानी होती है कि एस्टा को कुछ सुनाई नहीं देता। असल में वह उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। उसी समय संकटमोचन आगे बढ़ रहे होते हैं। कैल्हन को पता चलता है कि अगर उसे मौका पाना है तो उसे मैना बैकलैश को दबाना होगा। कैल्हन एक औषधि निकालता है और उसे पी जाता है और सोचता है कि एस्टा जैसा ताकतवर कोई आ कहां से गया। संकटमोचन एस्टा को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आसानी से उनके हमले को रोक देता है और उन्हें काउंटर अटैक से खदेड़ देता है। कैल्हन ये देखकर दंग रह जाता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे एहसास होता है कि वह वास्तव में प्रभावित हो रहा है क्योंकि एस्टा इतनी सटीकता और अत्यधिक कुशलता से आगे बढ़ रहा है। प्रभावित होने के बावजूद कैल्हन पहले से ही गुस्से में है और वह घोषणा करता है कि वह एस्टा को मारने जा रहा है। वह गुस्से में एक गुच्छा जादुई घेरे बनाता है ताकि वह उनसे और भी शक्तिशाली आग का विस्फोट कर सके। कैल्हन ने अपने ही लोगों को मार गिराया और एस्टा को पूरी तरह से उड़ा दिया। आखिरी हमले के बाद उठे धुएं को देखकर कैल्हन को आश्चर्य होता है कि क्या वह एस्टा को पकड़ पाया। वह जानता है कि उसके कुछ साथी इस हमले में घायल हुए हैं, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है। वह मिशन पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस प्रक्रिया में जो भी मरे उसकी परवाह नहीं है। कुछ सेकंड तक सतर्क रहने और कुछ न देख पाने के बाद वह मान लेता है कि एस्टा मर चुका है। वह मुस्कुराने लगता है, ये सोचकर कि वह बिना किसी कारण के हद से ज्यादा आगे बढ़ गया। उसे पता चलता है कि अगर वह दूसरे संकटमोचनों के साथ हाथ मिला लेता है तो वह पेरून पर हावी हो जाएगा। अचानक दूर से एस्टा की आवाज सुनकर उसका खून जम जाता है, जो उससे पूछ रही है कि क्या उसने अपने आखिरी हमले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। एस्टा कहता है कि वह जानता है कि कैल्हन किस तरह का इंसान है, इसलिए वह जल्दी से समझ गया कि अगर उसे उससे छुटकारा पाना है तो वह अपने कुछ लोगों की बलि भी चढ़ा सकता है। ऊपर खड़े होकर एस्टा ने उस पर अपना जादू का गोला तान दिया और उसे बताया कि उसके कामों की वजह से उसकी मौत होने वाली है। एस्टा ने अपनी मोनो बुलेट छोड़ी और उसे चकमा देने का कोई रास्ता नहीं था। कैल्हन ने हमले को सीधे अपने ऊपर आते देखा। मोना की गोली सीधे कैल्हन के सिर में लगी, उसके सिर को किसी बड़ी कैलिबर की गोली की तरह भेदती हुई। कैल्हन को सफलतापूर्वक ढेर करने के बाद एस्टा ने माना कि उसने काफी प्रभावशाली प्रदर्शन किया क्योंकि कोई भी दूसरा जादूगर पहले ही हमले में मर जाता। उसने माना कि कैल्हन के हमले हमेशा की तरह घातक थे, लेकिन उसका आखिरी हमला उसके हक में गया। एस्टा जानता है कि अगर कैल्हन ने संकटमोचनों के साथ मिलकर उससे युद्ध किया होता तो वह निश्चित रूप से हार जाता। हालांकि वह पहले से ज्यादा घातक होता जा रहा है, लेकिन एस्टा का मैना रिजर्व काफी कम है, जो कि कम से कम प्रभावशाली नहीं है। एस्टा फिर कैल्हन के शरीर को खोजने के लिए उसके पास जाता है। उसे किस्मत का साथ मिलता है और उसे उसका ग्रिमोयर मिल जाता है, जिसकी उसे तलाश थी। अधिकांश युद्ध जादूगर किसी पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वे अपने ग्रिमोयर खुद रखते हैं। हालांकि स्थानिक थैली में एक अंतर्निहित स्वामी पहचान मंत्र है, लेकिन एस्टा चिंतित नहीं है क्योंकि वह बाद में मंत्र को पूर्ववत करने का तरीका खोज सकता है। तभी पेरून आता है और एस्टा उसे बताता है कि वह पार्टी में देर से आया है। पुन बताता है कि वह बचे हुए छोटे फ्राई की देखभाल कर रहा था। पुन तब एस्टा से पूछता है कि क्या वह उन लोगों में से एक है जो उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन एस्टा उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए कहता है क्योंकि उसने अभी अभी डेक्लान के एक आदमी को मार डाला है और इससे उसे पता चल जाएगा कि उसकी क्या स्थिति है। यह सुनकर पेरून को पता चलता है कि एस्टा को WJ ने ही भेजा था और वह आखिरकार अपनी सुरक्षा कम कर देता है। हालांकि पेरून इस बात से भ्रमित है कि पॉल उसके पास क्यों आया। वह सोचता है कि क्या WJ शोध को 2 पत्रों में बांट रहा है, इसलिए उसे 2 दूतों की आवश्यकता है। तब आ बताता है कि पॉल वाला एक नकली हो सकता है। उनका मानना है कि WJI ने डेक्लन के आदमियों को खुले में लाने के लिए ऐसा किया है जैसे कोई मछुआरा मछली को खींचता है। एस्टा का कहना है कि WJI शायद इलाके में सुरक्षा कड़ी करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि डेक्लन का प्रभाव इलाके में कम से कम रहे। अंदर ही अंदर एस्टा का मानना है कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि भले ही ब्लैकआउट स्पेल का इस्तेमाल किया गया था, फिर भी लड़ाई पागल थी और इंपीरियल नाइट को आना चाहिए था। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है और वह ये कि नाइट्स को डेक्लन ने भी रिश्वत दी है। पेरून फिर अस्त से पूछता है कि क्या वह कुरियर है और अस्त उसके सवाल का जवाब थीसिस निकालकर उसे सौंप देता है। उसे लेने के बाद पेरून अस्त से पूछता है कि क्या उसे पता है कि अंदर क्या है और अस्त जवाब देता है कि वह मूर्ख नहीं है, इसलिए उसे पता है। पेरून सावधानी से खड़ा होता है और अस्त उसे आश्वासन देता है कि उसे उससे लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे अपने फैसले के बारे में 2 बार सोचना चाहिए क्योंकि उसका फैसला तय करेगा कि वह जिएगा या मरेगा। पेरून सहमत
सहमत है कि एस्टा एक अच्छी बात कह रहा है और फिर वह एस्टा से पूछता है कि क्या वह बदले में कुछ चाहता है। एस्टा यह सुनकर भ्रमित हो जाता है और पेरून उसे समझाता है कि वजी केवल उन्हीं लोगों पर भरोसा करता है जो उसके जैसे हैं क्योंकि वह वजी जैसा ही है। पेरून का मानना है कि बदले में उसे कुछ देकर उसका विश्वास अर्जित करना होगा। एस्टा पेरून को बताने से पहले 1 मिनट के लिए सोचता है और कहता है कि उसे एक किताब चाहिए। यह पेरून को भ्रमित करने वाला लगता है और एस्टा उसे एक भव्य टॉवर बनाने की अपनी योजना बताता है। एस्टा यह कहकर आगे बढ़ता है कि वह टॉवर के अंदर ऐसी किताबें रखने जा रहा है जिन्हें हर कोई पढ़ सके। फिर वह पेरून से कहता है कि वह एक ऐसी किताब चाहता है जो रहस्यमय विज्ञान पर उसके दृष्टिकोण से लिखी गई हो। पेरून यह सुनकर चौंक जाता है, लेकिन वह एस्टा को आश्वासन देता है कि वह इस पर काम करेगा। उनकी संक्षिप्त बातचीत के बाद एस्टा कहता है कि उसके जाने का समय हो गया है, लेकिन पुन उससे पूछता है कि उन्हें संपर्क में कैसे रहना चाहिए। एस्टा फिर एक संचार क्रिस्टल लाता है और वह उसे पेरून को देता है। वह उसे बताता है कि 2 हिस्से जुड़े हुए हैं, इसलिए अगर एक टूटता है तो दूसरा भी बिखर जाता है। वह पेरून से कहता है कि उसे बुलाने के लिए एक टुकड़ा तोड़ दे और फिर मुसीबत आने पर एक से अधिक टुकड़े तोड़ दे। क्रिस्टल का उपयोग कैसे किया जा सकता है यह समझाने के बाद वह पतली हवा में गायब हो जाता है। इसके कुछ समय बाद इंपीरियल नाइट्स क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए घटनास्थल पर दिखाई दिए। उन्होंने अकादमी के छात्रों को भी हमले की स्थिति में बाहर निकाला। इस प्रक्रिया में एस्टा छात्रों के साथ घुलने मिलने में सक्षम था। वह डेमन से मिलता है जो उससे पूछता है कि वह कहाँ था। एस्टा ने जवाब दिया कि वह किसी काम में व्यस्त था। इस बीच एस्टा को पूरा यकीन है कि हालिया घटना के बाद डेक्लान परिवार थोड़ा पीछे हट जाएगा, जबकि डेमियन उसे बात करने की कोशिश कर रहा है। एस्टा सोचता रहता है कि लड़ाई के दौरान उसके सिगिल ने प्रतिक्रिया क्यों दी। जब वह कैल्हन के हमले को रोक रहा था तो उसे बैरियर के माध्यम से शक्ति गूंजती हुई महसूस हुई, और यह एक ऐसी चीज है जो सामान्य दिनों में प्रतिक्रिया भी नहीं करती है। हालांकि एस्टा आभारी है क्योंकि यह सिगिल था जिसने उसे कैल्हन के पलटवार को रोकने में मदद की। एस्टा को याद करने की कोशिश करता है कि क्या हुआ था और अंत में उसे एहसास होता है कि यह अस्वीकृति घटना है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग अक्सर जादूगर अपने जादू से जादूगर को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए करते हैं। एस्टा इतना परेशान और भ्रमित है कि उसे समझ नहीं आया कि उसने कब बोला। यह बात डेमन का ध्यान खींचती है और वह उससे पूछता है कि उसे समझ नहीं आने का क्या मतलब है। डेमियन एस्टा के छुपाए हुए रहस्य को जानना चाहता है। एस्टा डेमियन को नजरअंदाज करता है और सोचता रहता है कि उस विशेष समय पर सिगिल ने प्रतिक्रिया क्यों दी और ऐसा क्या हो सकता है। बहरहाल एस्टा को पता चलता है कि उसे और अधिक शोध करना होगा। उसे विश्वास है कि उसे अकादमी की लाइब्रेरी में कुछ सुराग मिलने वाले हैं। एस्टा अपने काम में लगा हुआ है जब एक छात्र अचानक पीछे से उसका नाम पुकारता है। खुद को चेनबी बताता है। एस्टा उस लड़के को तब तक गंभीरता से नहीं लेता जब तक कि वह यह नहीं बताता कि एस्टा एक बहुत अच्छा फाइटर है। एस्टा तुरंत इस दुविधा में पड़ जाता है कि चेनबी को मार डाले क्योंकि वह पहले से ही उसकी पहचान जानता है या उसे वैसे ही रहने दे। इससे पहले कि एस्टा अपने फैसले पर पहुंचता, चेनबी कुछ ऐसा कहता है जिससे उसकी जान बच जाती है। वह कहता है कि प्रवेश समारोह के दौरान एस्टा की लड़ाकू डिवीजन के साथ हुई लड़ाई ने उस पर गहरा असर डाला। एस्टा को आखिरकार एहसास होता है कि उसे छात्रों से केवल सम्मान मिला है और वह सोच रहा था कि उसने एक बुरा निशान छोड़ दिया है। एस्टा ने विनम्र होने की कोशिश करते हुए चेनबी से कहा कि जिस लड़के से उसने लड़ाई की थी उसमें ईथर की कमी थी, लेकिन अगर वे फिर से लड़ते तो चीजें अलग होती। चेनबी घबराकर अपना सिर खुजाता है, लेकिन वह दोनों का पीछा करता रहता है और कहता है कि वह ऑस्टा के साथ रहना चाहेगा। चेनबी मुस्कुराते हुए कहता है कि वह अभी तक किसी के करीब नहीं आया है और उसके लिए दूसरे ग्रुप में शामिल होना अजीब है। हालांकि एस्टा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वह चेनबी से कहता है कि वह जो चाहे करे। चेनबी यह सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एस्टा उसे दूर धकेल देगा। चेनबी बिना समय गवाए एस्टा से बातचीत का सिलसिला शुरू कर देता है, जिससे एस्टा को कुछ होश आता है क्योंकि वह समय पर लौटने के बाद से पागलों से जूझ रहा था। असल में वह यह भी भूल गया था कि सामान्य होना कैसा होता है। सामान्य जीवन को बंद करने के लिए एस्टा का मानना है कि उसे अकादमी में पूरी तरह से बसना होगा। व्याख्यान के पहले दिन डेमन पहले से ही शिकायत कर रहा है कि उसे कितनी नींद आ रही है। पल भर में चेनबी भी दिखाई देता है। चेनबी को विश्वास नहीं हो रहा है कि एक दिन पहले हुई सारी अराजकता के बाद उन्हें कक्षा में उपस्थित होना आवश्यक है, और एस्टा उससे सहमत है, यह कहते हुए कि यह कठोर है। एस्टा ने जो कुछ भी एक साथ रखा है उससे वह देख सकता है कि चेनबी एक अमीर परिवार से नहीं है, लेकिन वह डरपोक व्यक्ति नहीं लगता है। वास्तव में वह हंसमुख किस्म का प्रतीत होता है। तभी चेनबी का उल्लेख है कि उनके M3 होम रूम टीचर प्रोफेसर जारा हैं। एस्टा भ्रमित है क्योंकि उसने पहले कभी यह नाम नहीं सुना है, और चेनबी उसे समझाता है कि जारा एक बड़ी शख्सियत है। ऐसा कहा जाता है कि उसने एक बार अकेले ही ट्रोल्स के झुंड का कत्लेआम किया था। तभी जरा कमरे में प्रवेश करती है और एस्टा को तुरंत प्रवेश समारोह से उसकी याद आती है। जरा कक्षा के सामने खड़ी होती है और वह खुद को फिर से पेश करती है। वह उन्हें बताती है कि स्कूल में एक दिन पहले हुई अराजकता का उनसे कोई लेना देना नहीं है और वे सभी सीखने के लिए स्वतंत्र हैं। JRA छात्रों को बताता है कि सबसे पहले वे एक मैना मूल्यांकन परीक्षा से गुजरने जा रहे हैं। यह परीक्षा उनके मैना की मात्रा और गुणवत्ता दोनों का मूल्यांकन करती है। JRA फिर उनसे पूछता है कि उन्हें क्या सबसे महत्वपूर्ण लगता है। छात्रों में से एक अगन नाम की लड़की प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपना हाथ उठाती है। वह कहती है कि प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं है क्योंकि यदि किसी के पास पहले से ही एक निश्चित स्तर का मैना है तो उसका मानना है कि मैना अधिक मायने रखता है। JRA फिर उसके द्वारा दिए गए उत्तर का कारण जानना चाहता है। वह एक उदाहरण देती है कि जब समान शक्ति वाले जादूगर का सामना करना पड़ता है तो बेहतर मैना गुणवत्ता वाले को स्वाभाविक रूप से लाभ मिलेगा। जब एस्टा ये सुनता है
तो वह समझ जाता है कि लड़की मूल रूप से पाठ्यपुस्तक के उत्तर के बारे में बात कर रही है। एस्टा के अनुभव से वह जानता है कि मैना की गुणवत्ता मंत्रों की सटीकता, स्थिरता और शक्ति को प्रभावित करती है। मूल रूप से यदि जादूगर अपने लक्ष्य को नहीं मार सकता है तो बहुत अधिक मैना होना बेकार है। जरा को अपने जवाब से निराशा होती दिख रही है और यह उसके चेहरे पर साफ झलक रहा है। फिर वह ऑगन के परिवार के बारे में जानना चाहती है और वह जवाब देती है कि वह बैरन पेलम के घर से है। जरा ये कहते हुए पूरी तरह से निराश हो जाती है कि उसने भी यही सोचा था। यह सुनकर ऑगन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जरा फिर से क्लास में सवाल फेंकती है, लेकिन कोई भी ऑगन जैसा हश्र झेलने को तैयार नहीं होता। अचानक वह एक स्टूडेंट इप की ओर इशारा करती है, जिससे वह चौंक जाता है। वह घबराकर खड़ा हो जाता है और चूंकि उसे जवाब नहीं पता होता, इसलिए वह मान को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। इप का कहना है कि बड़े पैमाने पर होने वाली लड़ाइयों में कुल मान का बड़ा असर होता है। आ कुछ हद तक उससे सहमत होती है और कहती है कि कई बार गुणवत्ता पर मात्रा भारी पड़ सकती है। मूल रूप से दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह उस चर पर निर्भर करता है जिस पर वे काम कर रहे हैं। ऑगन की तरह जरा भी अपने जवाब से निराश होती है और वह इप के साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा ऑगन के साथ किया गया था। जेरा उचित उत्तर मिलने तक हार नहीं मानती और एक के बाद एक छात्रों को बुलाती रहती है। क्लास में पहले से ही बड़बड़ाहट हो रही है कि वह उन्हें स्कूल के पहले दिन तनाव में डालकर कितना परेशान कर रही है। दूसरी ओर एस्टा पहले से ही सोच रही है कि जेआर के प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तभी जेरा बताती है कि उसने वह सब कुछ सुन लिया है जो कहा जाना था और वह मानती है कि वे सभी उत्तर के करीब थे। वास्तव में शुरू से ही कोई सही उत्तर नहीं था और वह सही उत्तर की तलाश में नहीं थी। जेरा फिर उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने जो उत्तर दिया वह वास्तव में उनके दिल से था या क्या वे केवल वही कहना चाह रहे थे जो वह सुनना चाहती थी। जेरा उन्हें याद दिलाती है कि एक जादूगर को अपना विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए, चाहे वह कभी भी और कहीं भी हो। इसके अलावा उन्हें प्रलोभन में नहीं आना चाहिए और उन्हें अंत तक अपनी इच्छाशक्ति बनाए रखने की ताकत होनी चाहिए। वह फिर उनसे पूछती है कि उनके द्वारा दिए गए उत्तर के साथ क्या वे अपनी मानसिकता को एक सच्चे जादूगर के समान कह सकते हैं। जरा उन्हें सबसे जरूरी बात बताता है कि उन्हें सच्चा जादूगर बनना होगा। यह संदेश सुनाने के बाद जरा उनसे कहता है कि इस संदेश को अपने दिल के करीब रखें। आखिर में एस्टा को एहसास होता है कि वह सही था और वह यह निष्कर्ष निकालता है कि महिला के पढ़ाने का तरीका वाकई अजीब है। जब मोना माप परीक्षण का समय आता है तो वह सबसे पहले ऑगन को बुलाती है। जेआरए उसे चौंका देता है जब वह कहती है कि वह क्लास प्रतिनिधि होगी। जरा स्वीकार करती है कि उसका पिछला उत्तर प्रभावशाली था और चूंकि वह प्रतिनिधि है इसलिए माप रिकॉर्ड करने वाली वही होगी। यह देखकर आ चौंक जाता है और वह यह पता लगाता है कि जेआरए अपने छात्रों को कैसे पढ़ाता है। खुद के प्रति सच्चे रहते हुए एस्टा पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। छात्र उस उपकरण को देखकर हैरान रह जाते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पाना वाकई मुश्किल है। जेआरए जानता है कि उनमें से अधिकांश ने पहले ऐसा नहीं देखा है और वह शैतानी मुस्कान के साथ कहती है कि अब उनके मोना स्तर को जानने का समय आ गया है। परीक्षण का पूरा उद्देश्य यह पता लगाना है कि उनमें से कोई राक्षस है या नहीं। जेआरए बताता है कि उपकरण का उपयोग करना बहुत आसान है। पूरी क्लास को यह दिखाने के लिए कि यह कैसे काम करता है, वह ऑगन को क्रिस्टल ऑब पर अपना हाथ रखने और उसमें अपना मैना डालने के लिए कहती है। ऑगन बॉल के पास जाती है और जैसा कहा जाता है वैसा ही करती है और डिवाइस बहुत तेजी से चमक उठता है। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और जेआरए सभी इंडिकेटर में से मुख्य इंडिकेटर की ओर इशारा करती है। वह कहती है कि मैना की गुणवत्ता 1 से 10 तक होती है और ऑगन का लेवल 4 है जो उसे एक प्रभावशाली युवती बनाता है। ऐसा लगता है कि पिछले साल की फ्रेशमैन का इंडिकेटर पर औसत 3 था। यह सुनकर ऑगन शर्मा जाती है और वह जेआरए को तारीफ के लिए धन्यवाद देती है। इसके बाद जरा कहती है कि अगली चीज मैना की मात्रा को नापना है और उसे बस अपना मैना डिवाइस में डालना होगा। मैना की मात्रा के लिए वह 17 पर रुक जाती है। हैरानी की बात है, जेआरए का कहना है कि यह भी एक प्रभावशाली स्कोर है क्योंकि पिछली फ्रेशमैन 15 पर रुक गई थी। जेआरए उसकी सराहना करते हुए कहता है कि वह एक मेहनती महिला लगती है जिसने ऐसा अद्भुत स्कोर देखा है। यह तुरंत बाकी छात्रों के लिए एक मानक तय करता है और वे प्रार्थना करने लगते हैं कि उन्हें भी कुछ अच्छा मिले। दूसरी ओर एस्टा पहले से ही देख सकती है कि ऑगन अच्छा बनेगा। जरा जल्द ही वहां से चली जाती है क्योंकि उसे कुछ काम है, लेकिन वह अपने सहायक प्रोफेसर को माप जारी रखने के लिए कहती है। छात्र एक एक करके अपनी क्षमता की जांच करने के लिए बाहर निकलते हैं। माप के साथ वे सभी जानते हैं कि उन्हें कहां कमी है और उन्हें कहां सुधार करने की आवश्यकता है। तभी चेनबी एस्टा के पास आता है और उसे खड़े होने का आग्रह करता है ताकि वे अपने मन के स्तर को माप सकें। एस्टा इस पर सहमत हो जाती है, लेकिन डेमियन फिर से भेड़ की तरह सो रहा होता है। अचानक फ्यूरियन नामक एक छात्र अपने मन के स्तर को मापने के लिए आगे आता है और उसका स्कोर हर किसी के होश उड़ा देता है। फ्यूरियन गुणवत्ता के लिए 6ठे स्तर पर पहुंचता है जबकि उसकी मात्रा 20 तक पहुंच जाती है। एस्टा आश्चर्यचकित है कि फ्यूरियन डालियां के एक ही घर से है, लेकिन उनके बालों का रंग अलग है, जिसका अर्थ है कि वह एक शाखा परिवार से है। सहायक यह भी समझता है कि उसके स्कोर प्रभावशाली क्यों हैं क्योंकि वह एक प्रतिष्ठित परिवार से है। हालांकि वह उसे बताता है कि अभी भी कुछ काम बाकी है। कुछ देर बाद डेमियन आखिरकार अपनी नींद से जाग जाता है। वह पूरी तरह से भ्रमित है कि क्या हो रहा है। आने पहले उसे वापस सोने के लिए कहा, लेकिन वह अपना मन बदल लेता है और उसे बताता है कि वे मैना माप से गुजर रहे हैं। डेमियन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और वह पूछता है कि वे पहले स्थान पर प्रयोग क्यों कर रहे हैं। आने कहा कि उसे कुछ भी पता नहीं है,
लेकिन चूंकि इससे उनका कुछ भी नहीं छिनता है, इसलिए वे जांच कर सकते हैं। क्योंकि यह क्लास सेशन के दौरान है, डेमन उत्साहित हो जाता है और चिल्लाता है कि वह भी अपने मैना को मापने की कोशिश करेगा। आ को विश्वास नहीं हो रहा है कि डेमियन इतनी जल्दी क्यों आ रहा है और लोग पहले से ही डेमन के युवा दिखने की बात कर रहे हैं। पिटाई के बाद से आ की लोकप्रियता भी बढ़ गई है। ग्रुप में चेन भी एकमात्र अनजान व्यक्ति है। एस्टा इस बात से खुश नहीं है कि उसे छात्रों को पीटने वाला कहा गया है, जबकि डेमन पूरी बात को लेकर उत्साहित था। डेमन मंच पर पहुंचता है और शिक्षक उसे डिवाइस आजमाने के लिए कहता है। यह पुष्टि करने के बाद कि उसे क्या करना है, डेमन गेंद को छूता है और जैसे ही इंडिकेटर रीडिंग लेता है, पूरी क्लास हैरान रह जाती है। कोई भी विश्वास नहीं कर पाता कि उनके सामने क्या हो रहा है और यहाँ तक कि फ्यूरियन भी बोर्ड को घूरते हुए अपनी गर्दन लगभग तोड़ देती है। डेमियन मूल रूप से उन लोगों की श्रेणी में आता है जिन्हें राक्षस कहा जाता है। उसके पास स्तर 9 का मान गुण है, जबकि उसकी मान मात्रा 67 है। कमरे में मौजूद सभी लोगों में से एस्टा एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जरा भी आश्चर्यचकित नहीं होता है। एस्टा जानता है कि महानता की उपस्थिति में हर कोई स्तब्ध हो जाता है। एस्टा जानता है कि डेमन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उच्च स्कोर को पूरी तरह से खारिज कर देगा। डेमियन हमेशा की तरह यह भी नहीं जानता कि उसने अभी क्या किया है और वह पूछना शुरू कर देता है कि क्या उसका स्कोर उच्च माना जाता है। एस्टा को अंततः एहसास होता है कि डेमन राक्षस कैसे बन गया। हालांकि उसे पूरा यकीन है कि अगर डेमियन अच्छे रास्ते पर चलता तो वह एक बेहतर इंसान होता जो दुनिया को बदल सकता था। इस बार वह उसका पोषण करने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि वह सही रास्ते पर चले। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लेंडर परिवार ही एकमात्र ऐसा है जो डेक्लान को टक्कर दे सकता है। आ ने डेमियन को एक ऐसे लेवल से आगे ले जाने की योजना बनाई है जिसे वह असंभव समझता है। तब टीचर ने डेमन से कहा कि वह स्को को अपने सिर पर हावी न होने दे, क्योंकि उसे अभी भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। डेमियन ने उसे आश्वस्त किया कि उसे इस बारे में पता है। डेमियन एस्टा के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने अपना नाप लिया है, लेकिन वह कहता है नहीं। डेमन उसे नापने के लिए कहता है और एस्टा जानता है कि छात्र पहले से ही डेमियन से उसकी तुलना करने का इंतजार कर रहे होंगे। चूंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, वह गेंद के पास जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उस पर ध्यान न दे, चीजों को शांत रखने का फैसला करता है। आ ने मन को अपनी इच्छानुसार समायोजित करने के बाद गेंद को छुआ, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि गेंद बहुत नीचे सेट है, जिसका मतलब है कि उसके छोटे मन ने कुछ पागलपन किया है। सिस्टम शुरू में एस्टा के लिए 10 पड़ता है, लेकिन मशीन अचानक बंद हो जाती है और एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित करती है क्योंकि सीमा पार हो गई थी। डेमियन खुशी से झूम उठता है, लेकिन एस्टा तुरंत टीचर को बताती है कि मशीन में खराबी के कारण उन्हें टेस्ट फिर से चलाना पड़ सकता है। डेमन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि एस्टा बस संयमित रहने की कोशिश कर रहा है। टीचर फिर मशीन को रीसेट करता है और इस बार एस्टा का मैना इतना कम हो जाता है कि क्वालिटी के लिए ये केवल 3 और क्वांटिटी के लिए 15 पड़ता है। स्टूडेंट्स तुरंत इस पर विश्वास कर लेते हैं, जैसा कि एस्टा चाहता था। एस्टा खुश है कि वह इसे पूरा करने में सक्षम था। हालांकि डेमन अभी जो हुआ उससे खुश नहीं है और वह एक अपशब्द का भी उपयोग करता है। जादू के पहले विभाग में जेरा दूसरे जादूगर हॉल के पुनर्निर्माण को देखने के लिए अपने कार्यालय में खड़ी है। कुछ ही देर बाद सहायक शिक्षक यूर्वी मोना माप रिकॉर्ड के साथ आता है। जेआरए इसे जांचता है और स्को के बारे में बात करता है जो उसकी नजर में आता है, और वह कहती है कि डेमन को मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। अचानक उसकी नजर एस्टा के स्को पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि एक त्रुटि संदेश के कारण दोबारा टेस्ट करना पड़ा। जैसे ही वह ये देखती है, उसे एहसास होता है कि एस्टा कोई आम बच्चा नहीं है और उसे उस पर नजर रखनी होगी।